नमस्कार सभी को। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को दीक्षम क्लासेस में स्वागत है जी। तो चलिए आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। जैसे कि अभी तक हम लोग निकालना सीखे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो किसके बेसिस पे निकाल रहे थे, तो वो हम लोग रेट लॉ के अनुसार निकाल रहे थे। अब अगर यदि हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ऑर्डर के बारे में, किसके बारे में, ऑर्डर के बारे में, तो हम लोग सर अच्छे तरीके से समझ पाए हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो अगर यदि हम लोग ऑर्डर का जिक्र करें तो ये जो ऑर्डर निकलता है ना, ये ऑर्डर हम लोग को थियोरेटिकल वैल्यू नहीं होता है। थियोरेटिकल वैल्यू नहीं होता है। कहने का मतलब अगर किसी भी रिएक्शंस का अगर ऑर्डर पता करना हो तो हम लोग डायरेक्टली अपने मन से नहीं बोल सकते हैं, ये हम लोग थियोरेटिकली वैल्यू नहीं होता है, बल्कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये हम लोग किसी भी रिएक्शन को देख करके डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो ये सब चीज हम लोग को क्या होता है, हम लोग का एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। तो आखिर हम लोग को एक्सपेरिमेंटल डाटा के अनुसार कैसे कैलकुलेट किया गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। ठीक है, तो जो हम लोग डिटर्मिनेशन करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल, वो हम लोग को किसका हेल्प से करने वाले हैं, तो रेट लॉ इक्वेशन के अनुसार ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो रेट लॉ से हम लोग को सवाल जो पूछा जाता है वो 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सवाल हम लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिर से इसी से देखने को मिले, क्योंकि 2025 की बात करें तो 2025 में इससे सवाल नहीं पूछा था, 2024 में पूछा था, फिर इससे पहले पूछा हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है 2026 में इस तरह का सवाल देखने को मिले। ओके, तो इसी चलते आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हम लोग को करने वाला है। ओके, तो हम लोग का जो आज का टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। क्या होने वाला हम लोग को, तो हम लोग को टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम लोग निकालने वाले हैं किसी भी रिएक्शंस का, वो हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा के अनुसार क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सर यहाँ पे ये क्वेश्चन जो पूछेगा वो किस प्रकार से पूछता है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग कोई भी इसका थ्योरेटिकल डाटा नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है जहां से आपको समझाया जाए। ओके, कहने का मतलब यहाँ पे जो हम लोग सब्जेक्टिव की बात करते हैं, कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज की बात होता है वो लैंग्वेज यहाँ पे हम लोग जिक्र कुछ भी होता नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल के बेसिस पे ही समझना होगा कि ये जो टॉपिक है इससे सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बहुत इजी मेथड है, बहुत ज्यादा इजी मेथड है। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया रहेगा, तो आप सभी को यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शंस दिया रहेगा। जैसे कि मान के चलो हम लोग को दिया हुआ रिएक्टेंट से जा रहा है क्या चीज, प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को एक से ज्यादा भी रिएक्टेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर हम लोग को एक ही रिएक्टेंट देखने को मिल सकता है। तो हम लोग मान के चलते हैं दो गो रिएक्टेंट, मान के चलते हैं ए है और हम लोग को बी है। ए और बी से मिल करके हम लोग को क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्या चीज बन रहा है, हम लोग को प्रोडक्ट बन रहा है। अब हम लोग को देखो यहाँ पे 4 को चार्ट बनाया हुआ रहेगा। चार्ट किस प्रकार से बनाया हुआ रहेगा, ध्यान से समझते हुए चलना। ठीक है, सबसे पहले तो लिखा हुआ रहेगा सीरियल नंबर। ओके, इस प्रकार से चार्ट रहेगा। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ रहेगा कंसंट्रेशन। क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, तो ए का यहां पे कंसंट्रेशन गिवन रहेगा। फिर हम लोग को दिया हुआ रहेगा यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब जितने भी रिएक्टेंट यहां पे यूज हुए होंगे सबका क्या रहेगा, कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा। उसके बाद जो हम लोग को दिया हुआ रहेगा वो क्या रहेगा, तो हम लोग को दिया रहेगा यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन। क्या चीज दिया रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोग को दिया हुआ रहेगा, लिखा रहेगा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर कभी कभी यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ हम लोग को कंजम्पशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ एप्रियंस, इस प्रकार का कहानी वहां पे हम लोग को देखने को मिलता है। ओके, तो जैसे सबसे पहले हम वही चीज बात कर लेते हैं। जैसे मान कर चलो तुम लोगों के सामने यहाँ पे सवाल ये है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस अपीयरेंस। ओके, यहां पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है,
अब किसका दिया रहेगा, ये दोनों में से किसी का भी दिया रहेगा। मान के चलो हम लोग को दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए का, ओके, और इसका अल्फाबेट इसका जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है मान के चलो हम लोग के पास है 2 प्लस बी, और बन रहा है हम लोग को क्या चीज, प्रोडक्ट। इस प्रकार से रिएक्शंस है, ओके। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को आगे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग इस क्वेश्चंस को समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग को एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या निकालना रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये जब भी सवाल रहेगा आपको इसी प्रकार से चार्ट के फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे और समझने की बात यह है कि देखो ये केमिकल रिएक्शंस हम लोग को दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लेना जो भी केमिकल रिएक्शंस रहेगा उसको पहले बैलेंस करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में जब भी रिएक्शंस दिखाई दे रहा है सबसे पहला जो हम लोग को कदम रहेगा वो रहेगा उसको बैलेंस करना, ओके, इतना कर लोगे, बिल्कुल। तो अब हम लोग के पास क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा, जैसे 1 2 3 4। और ये 1 2 3 4 क्यों रहता है, ये इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में। तो पहला एक्सपेरिमेंट में क्या क्या देखने को मिला, दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या क्या देखने को मिला, तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या क्या देखने को मिला, इस प्रकार से हम लोग को रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग को क्या रहेगा, सीरियल नंबर का एक कॉलम रहेगा, फिर यहाँ पे हम लोग को कंसंट्रेशन का हम लोग को रहेगा, फिर यहाँ पर भी कंसंट्रेशन रहेगा, मतलब जितना भी रिएक्टेंट रहेगा ना सबका कंसंट्रेशन हम लोग को गिवन रहेगा, ओके। उसके बाद हम लोग को कॉलम रहेगा रेट ऑफ डिसएपियरेंस या फिर रेट ऑफ एपियरेंस, इस प्रकार से फंसा देगा। तो कभी भी अगर यदि हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग निकालने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस, और वहीं से हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी जिक्र करते हैं वो कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन से कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है रेट ऑफ डिसएपियरेंस, तो इससे तो हम लोग को काम नहीं चलने वाला। हम लोग को जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालना होगा तो हम लोग को चलना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शंस की तरफ। तो कभी भी अगर रेट ऑफ एप्रियंस, रेट ऑफ डिसएप्रियंस या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन दिया रहे तो उसके अलावा आपको एक और चार्ट बनाना पड़ेगा, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। मान के चलो ये ना दे करके वही दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, रेट ऑफ रिएक्शंस का वैल्यू दिया तब कोई दिक्कत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यदि आपको रेट ऑफ डिसएप्रियंस या फिर रेट ऑफ एप्रियंस दिया है तो एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, और वो जो कॉलम बनाना है वो किसके लिए बनाना पड़ेगा, तो हम लोग को बनाना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शंस का। किसका बनाना है, रेट ऑफ रिएक्शंस का हम लोग को कॉलम बनाना है। बस इतने ही हम लोग को क्या होंगे, कॉलम बनने वाले हैं। अब देखो अगला स्टेप हम लोग को क्या होने वाला है, अगला स्टेप ये रहेगा कि क्वेश्चंस में हम लोग को गिवन रहेगा। क्वेश्चन में क्या रहेगा गिवन, जैसे ये पहला एक्सपेरिमेंट जब वो करने गया तो इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा तो उसका कंसंट्रेशन दे देगा, जैसे मान के चलो 0.1 मोलर यहां पर दे दिया है, ओके। या तो फिर इसको यहीं पे लिखा हुआ रहेगा इस प्रकार से कि ये जो कंसंट्रेशन को लिया गया है वो किस में लिया गया है, मोलर में लिया गया। इसको लिया गया वो किस में लिया गया है, मोलर में लिया गया। इसको लिया गया रेट ऑफ डिसएपियरेंस का, ये किस में लिया गया है, मोलर पर सेकंड में लिया गया। रेट ऑफ रिएक्शन को किस में लिया गया है, मोलर पर सेकंड में लिया गया। तो ये सब चीज पहले से ही तुमको बता देगा जिससे कि क्वेश्चंस में वहां पे मोलर मोलर वे सब लिखा हुआ ना रहे। जैसे कि पहला एक्सपेरिमेंट खाली लिख दिया 0.1, तो 0.1 क्या समझा, मोलर में दिया हुआ ये वैल्यू, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर दे दे मान के चलो 0.2 मोलर, ओके। और यहां पर दे देते हैं रेट ऑफ डिसएपियरेंस, और ये कहानी दे देता है तुम्हारे पास मान के चलो 4 इंटू 10⁻⁻², इतना दे देता है। ठीक इसी प्रकार से तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बता रेट ऑफ रिएक्शन को तुम कैसे कन्वर्ट करोगे, ओके। तो सबसे पहला मेथड क्या है समझो। तो सबसे पहले हम लोग को यह देखना है कि सर ये तो रेट ऑफ डिसएपियरेंस है एक का, रेट ऑफ डिसएपियरेंस लिखते हैं तो इसका मतलब सर हम लोग दो को तो सबमिट करते नहीं थे। इसका मतलब सर यहां पर जो लिखा हुआ ये वैल्यू, इसका मतलब यही ना है कि डी कंसंट्रेशन ऑफ ए और नीचे लिखा हुआ है dt, ये कहानी, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो सर रेट ऑफ डिसएपियरेंस का मतलब सर इसका वैल्यू दिया हुआ है, और हमें जब रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना हो इसी के वैल्यू के अनुसार तो हमें तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग इस वाले वैल्यू को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को ये आ जाएगा। मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 10⁻⁻² को 2 से डिवाइड करेंगे तब हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शंस निकल जाएगा। इसका मतलब क्या समझे, तो इसका मतलब ये समझे सर कि यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा 2 इंटू 10⁻²। एक बार आप लोग बस इतना कॉमेंट कर दो, क्या आप लोगों को इतना समझ में आया अभी तक कि हम लोग को जब रेट ऑफ मतलब कि जब हम लोग को एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करना हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम लोग को फॉर्मेट किस प्रकार से रहेगा ये समझ में आया। सबसे पहले हम लोग को रिएक्शंस रहेगा तो रिएक्शंस को हमेशा याद रखना है, बैलेंस करना है। उसके बाद देखो कॉलम क्या क्या बना रहेगा।
सबसे पहले नंबर लिखा रहेगा कितना बार एक्सपेरिमेंट किया, जैसे ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया होगा तो उसका भी कुछ कुछ डाटा लिया होगा कि ए का कंसंट्रेशन इतना, बी का इतना, तो उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस इतना होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना बनता है, ये सारा कुछ कुछ लिखा रहेगा। ओके, क्या ये फॉर्मेट समझ में आया कि किस प्रकार से हम लोग को फॉर्मेट यहाँ पे सजा हुआ रहेगा? ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको यूज करके हम लोग कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे, इस चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट को समझ रहे हैं कि फॉर्मेट किस प्रकार से रहेगा। अब इस टॉपिक से क्या क्या सवाल हम लोग को पूछ सकता है? इस टॉपिक से हम लोग को सवाल पूछेगा, पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बताओ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पहला। दूसरा पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शंस लिखो, तो रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखोगे? आप लोग बोलोगे कि सर यहां पे तो रेट ऑफ रिएक्शंस लिखा हुआ है। अरे भैया ये तो वैल्यू दिया है ना रेट ऑफ रिएक्शन, तुम्हें रेट लॉ के अनुसार एक्सप्रेस करना है। जैसे कि इस वाले रिएक्शंस को तुम रेट लॉ के अनुसार एक्सप्रेस करोगे तो कैसे लिखोगे? तो सर हम लोग लिखेंगे R इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका पावर कुछ लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका पावर कुछ लिखोगे। अरे भैया तो इसी से तुम निकालोगे क्या चीज, ए का पावर और बी का पावर, मतलब यहाँ पर x और यहाँ पे y, तो तुम इसका यूज करके तुम्हें क्या निकालना है, तो x बराबर निकालना है और y बराबर निकालना है। जब यहाँ पे निकल जाएगा तो क्या यहाँ पे पुट कर दोगे, तब वो होगा फाइनल तुम्हारा क्या चीज, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हम लोग को पहला सवाल समझ में आ गया क्या चीज पूछेगा। सबसे पहला जो सवाल रहेगा वो पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लियर है पहला सवाल। दूसरा सवाल यहां से पूछेगा कि रेट लॉ को यहां पे एक्सप्रेस करो, या फिर बोल देगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा रेट लॉ कैसे लिखोगे सो। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा जो पूछेगा वो पूछेगा कि बताओ रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो देखो हम लोग के पास क्या है कि कोई भी इक्वेशन को प्रयोग कर लोगे तो वहां से देखो तुम्हें कंसंट्रेशन का वैल्यू पता रहेगा, ए का कंसंट्रेशन बी का पता रहेगा, बिल्कुल, आर का वैल्यू पता रहेगा, बिल्कुल। अब तुम्हें एक्स और वाई का भी वैल्यू पता चल जाएगा, तो सबको पुट करोगे, पुट करने के बाद किसका वैल्यू निकालना है, के का। किसका निकालना है, के का। ओके, अच्छा बताओ जब क्वेश्चन दिया रहता है क्या कहीं पर भी तुम पता कर पा रहे हो कि कितना इसका ऑर्डर होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग इस सब कुछ हम लोग को इतना पता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस का वैल्यू कितना आ रहा है, हम लोग को पता चल जा रहा है। पहला में इतना, जब कंसंट्रेशन, तुम लोग को इतना तो पता है ना कि जब कंसंट्रेशन चेंज करते थे रेट ऑफ रिएक्शंस भी बदलता है, तो हम लोग को वही करेगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन का वैल्यू बदलता जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस का भी वैल्यू बदलता जाएगा। ओके, लेकिन हम लोग किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे जब कंसंट्रेशन जितना दिया रहेगा उसके बेसिस पे जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो उसका सेम ही निकलेगा ना, बिल्कुल। तो वहां पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को दिया रहेगा, कंसंट्रेशन वगैरह सब कुछ दिया रहेगा, ऑर्डर भी हम लोग निकाल लेंगे सभी का मदद से, क्योंकि देखो इसी रिएक्शंस का बस अलग अलग कंडीशंस ले लिया है, लेकिन इस रिएक्शंस का जो ऑर्डर होगा, चाहे तुम पहला मेथड से जाओ, दूसरा मेथड से जाओ, तीसरा मेथड से जाओ, जहां से भी तुम करोगे भाई वही रिएक्शंस करने तुम काम कर रहे हो, तो उस रिएक्शन का जितना ऑर्डर होगा वो तो अभी भी रहेगा, बस तुम कर क्या रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन को बदल रहे हो। मतलब वो कितना जल्दी खत्म होगा, कितना स्लो खत्म होगा, ये चीज को तुम डिटरमाइन कर रहे हो, किस बेसिस पे, उसका कंसंट्रेशन के बेसिस पे। लेकिन उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो सेम ही होगा, चाहे तुम पहला के अनुसार निकालो, सेकंड के अनुसार निकालो, थर्ड के अनुसार निकालो, क्योंकि तुम कर क्या रहे हो, तुम करोगे यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज, उससे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, लेकिन उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थोड़ी चेंज होगा। समझ में आ गया? और ना तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होगा और नहीं तुम्हारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा। किसी भी एक रिएक्शंस का, किसी भी एक रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट हमेशा सेम होता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट कभी भी ना कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ना नंबर ऑफ मोल्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। कौन? के का वैल्यू। तो तुम चाहे कंसंट्रेशन बदल दो, चाहे कुछ भी कर लो, तुम दुनिया को इधर से उधर कर लो, रेट कांस्टेंट को कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो रेट कांस्टेंट जब हम लोग बात करेंगे ना इस रिएक्शंस का, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, चाहे तुम यहां पे कंसंट्रेशन चेंज करो या फिर ना करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या समझे कि इस वाले क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की मदद लेकर के इस रिएक्शंस का रेट लॉ लिखेंगे, जिस रेट लॉ में तुम्हें ऑर्डर भी दिखाना होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा सवाल हम लोग को रेट कांस्टेंट का वैल्यू पूछता है, बस 3 ही सवाल पूछता है इसका प्रयोग करके, और हम लोग को टोटल कितना नंबर का रहता है, 5 नंबर का। ये सवाल तुम्हें जब भी दिखाई दे 5 नंबर, जब भी दिखाई दे 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, और बहुत आसान सवाल रहता है, सॉल्व कैसे करना है अभी एक एक करके हम लोग सभी चीजों को समझेंगे। ओके, अब ऐसा मत सोचना तीनों सवाल पूछ देता है, भाई उनमें से कुछ एक पूछेगा, कभी ऑर्डर पूछ देगा, कभी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने बोल देगा, कभी बोल देगा रेट कांस्टेंट, और तीनों अगर पूछ दिया तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, तुम देखना तीनों को एक साथ तुम निकालने के सीख जाओगे।
ठीक है, बस 3 स्टेप थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा। तो अगर तीनों पूछ देता है तो कोई बहुत बड़ी बात क्वेश्चन यहाँ पे होगा नहीं। अब आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट को कैसे क्या करना है। सो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस प्रकार से हम लोग को फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया रहेगा? एक बार सभी लोग कमेंट कर दो क्या यहां तक सबको क्लियर है। तब मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रॉपर आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछता है। क्या यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? यस सर, ऑल क्लियर। यस सर, क्लियर। चलो, यहां तक अगर क्लियर है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करता हूं। उसके अनुसार हम लोग सॉल्व भी करना सीखेंगे। ठीक है, देखो सवाल क्या रहेगा। सवाल यही रहेगा सर, जिस फॉर्मेट में आप यहाँ पे लिखे हुए हैं वही फॉर्मेट में यहाँ पे क्या रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। बस कुछ कुछ डाटा यहाँ पर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। देखो हमारे पास जो सवाल है जो थोड़ा सा इजी से लेके चलते रहे, पहले इजी वाला लेंगे जहां से कैलकुलेशन आसान हो, उसके बाद थोड़ा सा धीरे 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 टफ लेवल तक चलेंगे जहां से हम लोग को क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो सबसे पहला जो मैं सवाल यहाँ पे आप लोगों को बीच में रखने वाला हूं वो देखो कितना आसान होने वाला है। क्या है जी? सबसे पहली बात तो रिएक्शन। देखो हम लोग को क्वेश्चंस को हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड, क्वेश्चंस बोला है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, पूछा है। उसके बाद हम लोग को जो बोला है वो रिएक्शंस बोल दिया है कि 2a प्लस, और हम लोग को बोल दिया है 3b, और हम लोग को बन क्या रहा है, तो हम लोग को बन रहा है 4c। ओके, ऐसा हम लोग को कहानी बन रहा है। अब देखो हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर दिया हुआ है, ये सीरियल नंबर बोलो या फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर बोलो। तो ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर दिया है। एक्सपेरिमेंट नंबर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 ऐसे करके। कंसंट्रेशन ए का दिया हुआ है, कंसंट्रेशन बी दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं दिया, बल्कि हम लोग को क्या दे दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया। तो अभी कहने का मेरा मतलब ये था कि जब हम लोग को क्या दिया रहे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वगैरह सब कुछ दिया रहे, तो हम लोग को इससे काम नहीं चलेगा। हम लोग को एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए। तो वो बात याद रखना, उसका भी हम लोग प्रयोग करके चलेंगे। अभी हम लोग पहले आसान से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, किस चीज में दिया है, तो इन मोलर पर सेकेंड हम लोग को दिया हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे डाटा किस प्रकार से दिया हुआ है। तो पहला नंबर का जो डाटा दिया हुआ है वो दे दिया है 0.1, 0.1 दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ ए का। कंसंट्रेशन ऑफ बी का भी दे दिया है 0.1 मोलर। और इस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻1 मोलर पर सेकेंड दिया है। फिर एक्सपेरिमेंट जब दूसरा करने गया तो उस समय जो कंसंट्रेशन लिया गया है ए का, ये अभी भी 0.1 मोलर है, और बी का जो है वो चेंज करके कर दिया कितना, 0.2 मोलर। और इसके कहानी से हम लोग को क्या मिला, तो हम लोग को मिला 4 इंटू 10⁻⁴ मिला। कितना मिला, 4। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग तीसरा एक्सपेरिमेंट करने गए तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लिया गया वो 0.2 मोलर, और इसका भी लिया गया 0.2 मोलर। और उस स्थिति में जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन मिला वो 16 मिला। ओके, ये भी कितना था, -4 था। कितना था, -4। अब यही हम लोग को क्या है, सवाल है। यही हम लोग को क्या है, सवाल। और इसी सवालों को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस तरह से है, क्या पूछ रहा है सो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है क्या, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दे दिया है। देखो किस प्रकार से कॉलम बना हुआ है। सबसे पहले दिया एक्सपेरिमेंट नंबर, देखो पहला में ये सब डाटा दिया हुआ है, दूसरा में ये सब डाटा दिया है, तीसरा में ये सब डाटा दिया हुआ है। अब इसी का प्रयोग करके तुम्हें निकालना है क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब कैसे करोगे, प्रोसेस को समझना। जैसे इस प्रोसेस को समझोगे ठीक इसी प्रकार से आगे का भी क्वेश्चंस में तुम्हें अप्लाई करना है। ओके, सेम टू सेम। अब देखो ध्यान क्या क्या रखना है हम लोगों को। ध्यान ये रखना है
कि सबसे पहले हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा कहां से? सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम लोग निकालते हैं तो रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट लॉ लिखने के बाद ऊपर जो पावर होता है वो पावर को समेशन करने के बाद ही हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। तो अगर हम लोग रेट लॉ लिखते हैं वहीं से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट होता है, तो क्यों ना सबसे पहले रिएक्शंस का रेट लॉ लिख लिया जाए। बिल्कुल, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिएक्शंस लिखा हुआ रहेगा उसका रेट लॉ लिखेंगे। तो जैसे इसका रेट लॉ लिखोगे क्या लिखोगे, तो यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो क्या लिखोगे, तो सर आर बराबर हम लोग को हो जाएगा क्या चीज, तो सर हम लोग को होता है के, कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट ए, तो यहां पे लिखेंगे ए। अच्छा क्या इसका ऑर्डर तुम्हें पता है क्या? नहीं, तो नहीं पता है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स लिखना पड़ेगा। फिर उसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका पावर कितना लिखोगे, वाई लिखोगे। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को मान के चलोगे कितना, इक्वेशन नंबर 1। आई होप कि यहां तक समझ में नहीं, मतलब यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं आया होगा। और ये क्यों लिखे, ये इसलिए लिखे सर क्योंकि हमें ऑर्डर पता करना है, और ऑर्डर तभी पता चलेगा जब हम लोग रेट लॉ को लिखेंगे। रेट लॉ लिखेंगे तो यहां पर जो पावर होगा वही पावर का समेशन हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर एक्स और वाई तो पता ही नहीं है, तो इसी को तो निकालने जा रहे हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो चूंकि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग निकालेंगे सारे इक्वेशन के लिए, सारे हम लोग एक्सपेरिमेंटल के लिए, तो हम लोग करने वाले क्या है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल नंबर, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल नंबर 1। देखो फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल नंबर 1 से चलेंगे। कौन है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये वाला है। अब यहां पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सबको पुट करते हुए चलेंगे। कैसे पुट करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो आर, आर किसको बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। अरे यही तो है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इसी को तो हम लोग आर बोलते हैं। बिल्कुल सर, तो आर का वैल्यू हम लोग को गिवन है, कितना दिया, 2 × 10⁻⁻⁴। तो आर के जगह में पुट करो, कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा, इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू क्या के हम लोग को पता है, नहीं पता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। ओके, यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल सर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करने वाले हैं कि सर यहाँ पे है एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट क्या है हम लोग के पास, ए, मतलब कि कंसंट्रेशन क्या है, ए। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना है, 0.1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.1। आई होप कि यहां तक समझ में आ रहा होगा। क्या हो गया, 0.1। अब 0.1, अब कंसंट्रेशन का वैल्यू ना बिठाया है, कंसंट्रेशन का पावर में कितना है, एक्स, तो अभी इसका पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आई होप कि ये भी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इनटू है कंसंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कितना, 0.1। फिर यहाँ पे पुट कर देंगे 0.1, इसका पावर कितना है, y। आई होप कि यहां तक समझ गया होगा कि इस इक्वेशन पे हम लोग जितना डाटा दिया हुआ था एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, सारा कोई को पुट कर दिए। अब इस इक्वेशन को मान के चलेंगे कितना, इक्वेशन नंबर 2। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे इक्वेशन, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 चला गया, तो अब किसके अनुसार चलेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से। तो हम लोग फिर से यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से अगर चलोगे तब तुम्हारे पास क्या आएगा इक्वेशन, तो फिर देखो आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 4 × 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। अब बताओ कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है, सर 0.1 है, तो यहाँ पे बिठा देंगे 0.1, इसका पावर हो जाएगा x। फिर देखो b का कितना दिया है, 0.2, तो यहाँ पे बिठा देंगे 0.2, इसका पावर हो जाएगा y। इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखो दूसरा हम लोग एक्सपेरिमेंट से चल गया था, अब कहां चलेंगे, तीसरा एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब है कि जितना भी एक्सपेरिमेंट हम लोग को दिया हुआ रहेगा, सबको रेट लॉ एक्सप्रेशन में तोड़ देना है, सबको उसमें एक्सप्रेस करते जाना है, ठीक है, और सारों को इक्वेशन लिखते हुए चलना है। तो हम लोग अब कहां चलेंगे, तो अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर, कहां से, 3 से चलोगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से चलोगे, मतलब इस वाले इक्वेशन से चलोगे, तो हम लोग को बताया एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में आर का वैल्यू कितना है, सर आर का वैल्यू दिया हुआ है 16 × 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू, हम लोग को के का के हो जाएगा, ए के जगह हम कितना बिठाओगे, 0.2, यहाँ जगह 0.2 का पावर x, और देखो b का कितना दिया है, 0.2, तो यहाँ पे बिठा देंगे 0.2 का पावर कितना, y। इस इक्वेशन को कितना मानोगे, इक्वेशन नंबर 4। एक बार सभी लोग कमेंट कर दो क्या यहां तक समझ में आया कैसे लिखना है। अभी तक कोई हम रॉकेट साइंस नहीं लगा है,
जितना कुछ तुम लोग पढ़ा है बस उसी चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्रेस किया हूं अभी तक। एक बार सभी लोग कमेंट कर दो क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। आराम आराम से समझना, सब कुछ बारीकी से समझ जाओगे। जानते हो इतना आसान टॉपिक है, 5 नंबर तुम्हें दिलाएगा, 5 नंबर पूरा। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। यस सर, चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ चुका है। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखो अब मेरा ना ये डाटा का कोई काम ही नहीं बचा। ये जो हमारे पास जो चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट का कोई मतलब ही मेरे पास नहीं बना। ठीक है, अब रह गया बात इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का भी मेरे पास कोई रोल प्ले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का तब मदद लेते जब हम लोग को रेट ऑफ डिसअपियरेंस देता, तो उसका प्रयोग करके हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को निकालते। लेकिन हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग को फिर भी इसका जरूरत नहीं पड़ा। और इस रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग लिख लिया क्या चीज, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिख लिए, तो खत्म। तो मतलब इसका भी कोई रोल नहीं है। और इस चार्ट का तो बिल्कुल भी रोल नहीं है, क्योंकि जितना कुछ था हम लोग ऑलरेडी सारा कुछ को लिख चुके हैं। ओके, तो ये सारा कुछ हम लोग लिख लिए। अब ये क्वेश्चन तो हम लोग को पता है ना क्या पूछा है, चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को कैसे प्रयोग करेंगे और कैसे हम लोग निकाल पाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझते हैं। अब देखो यहां पे निकलता कैसे है, तुम्हें वैल्यू क्या निकालना है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या निकालना है, तो सर एक्स और वाई। मतलब ये जो तीनों इक्वेशन दिखाई दे रहा है ना, सेकेंड थर्ड फोर्थ, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, इसमें से क्या करोगे जिससे एक्स का वैल्यू निकालोगे, क्या करोगे जिससे वाई का वैल्यू निकालोगे। तो अब तुम क्या करने वाले हो, तो हम लोग ये करने वाले हैं कि सर जितना भी हम लोग के पास इक्वेशन है, सब में ढूंढेंगे कौन कौन कटेगा, कहां से हम लोग को एक्स निकलेगा, कहां से वाई निकलेगा। तो देखो जब दो गो इक्वेशन आ जाता है ना, और वहां से दो गो वेरिएबल रहे, जैसे हमारे पास एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई दो दो वेरिएबल है, वहां से अगर तुम्हें एक वैल्यू निकालना है, तो ये कभी संभव नहीं है कि तुम जोड़ और घटाव करके वहां से निकाल सको। मतलब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन से निकाल ही नहीं सकते। तो जब दो दो को हमारे पास क्या रहे, वेरिएबल रहे, जिसका वैल्यू निकालना हो, एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल, तो भैया तुम समझ जाना कि उसको तभी निकाला जा सकता है जब उसको आपस में डिवाइड करे या फिर इनटू करे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवीजन करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, डिवीजन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग यहां पे करने वाले हैं डिवीजन, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को। अब देखो जैसे कोई भी तुम इक्वेशन लोगे, जैसे हम लोग के पास सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर लो, थर्ड को फोर्थ से कर लो, चाहे सेकंड को फोर्थ से कर लो, जिसको भी कर लो, वहां से तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि हमें वहां से वैल्यू क्या निकलेगा। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है और वाई का वैल्यू निकालना है। देखो इधर से तो कोई मतलब नहीं, इधर तो कुछ कट के कुछ संख्या निकलेगा, डिवाइड करोगे तो के सब में कट ही जाएगा। अब रह गया बात इन लोग का सिर्फ वैल्यू। तो वैसे इक्वेशन को आपस में तुम डिवाइड करो जहां से कुछ कुछ पूरा खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा, तो तुम हमेशा ध्यान रखो, अगर तुम्हें एक्स को हटाना है, मान के चलो तुम्हें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तुम्हें वाई को हटाना पड़ेगा, तभी तो एक्स निकलेगा ना। तो अगर मान के चलो तुम एक्स का वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो तुम वैसे इक्वेशन को आपस में डिवीजन करो जहां से वाई का वैल्यू पूरा पूरी सेम हो। जैसे मान के चलो अभी हम जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो एक्स का वैल्यू निकालने वाले हैं, तो एक्स वाला को नहीं देखेंगे बल्कि वाई वाला को देखेंगे, क्योंकि उसको हटाना पड़ेगा। तो वाई वाला देखो कहां कहां पे सेम वैल्यू दिखाई दे रहा है। जैसे देखो वाई वाला में 0.1, वाई वाला में 0.2, मतलब वाई वाला में 0.2। मतलब सर अगर हम लोग 2 3 और 4 को अगर हम लोग लेंगे ना आपस में डिवाइड, तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, और ये कट जाएगा तो यहां से वाई का वैल्यू पूरा खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो यहां से आराम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स। क्योंकि इधर कुछ भी वेरिएबल नहीं बचेगा, सब कट जाएगा, या तो फिर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व होने के बाद हम लोग को एक्स का वैल्यू निकलेगा। तो मतलब सर यहाँ पे वाई तो कम से कम हम लोग को खत्म हो जाएगा ना, तो हम लोग को एक वेरिएबल बचेगा। इसी चलते हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इक्वेशन नंबर जो थर्ड है ना, क्या करने वाले हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर थर्ड को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, इक्वेशन नंबर 4 से। तो अब देखो क्या होगा, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड से डिवाइड, राइट वाला राइट साइड से डिवाइड। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या है, अच्छा यहां मत देखना इक्वेशन, वहां देखना, ये एक्सपेरिमेंट नंबर है, ठीक है। और नहीं तो लिखोगे वहां वाला और देखोगे यहाँ पे, तो ऐसे गलती मत कर देना, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये है इक्वेशन, ठीक है। थर्ड वाला में देखो ये है 4 इंटू, तो हम लोग को लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो देखो नीचे डिवाइड कौन हो जाएगा, ये वाला। तो हम लोग के पास कितना है, 16 इंटू 10 टू द पावर -4 है, इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है, के। तो ऊपर है के, फिर लिखा हुआ 0.1 का पावर x, और लिखा हुआ 0.2 का पावर y। अब देखो नीचे वाला में क्या लिखा हुआ है, तो नीचे वाला में लिखा है के 0.2 का पावर x और 0.2 का पावर y। अब देखो तुम यहां से क्या क्या कैंसिल कर सकते हो। जैसे डिवाइड किया तो देखो यहां से 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -4 खत्म। ये 4 का पहाड़ा से जाओगे तो ये 4 चौके 16, के से के खत्म,
यहां से देखो 0.2 का पावर y, 0.2 का पावर y, पूरा पूरी सेम मिल गया तो पूरा पूरी खत्म। अब देखो तुम्हारे पास बचा क्या, तो सर हमारे पास ये बचा कि यहाँ पे ऊपर तो 1 बचा और नीचे सिर्फ क्या बचा 4। ओके, यहां से सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ बचा हम लोग का क्या 0.1 का पावर x और नीचे बचा है 0.2 का पावर क्या चीज x, इतना ही बचा हुआ है। और सर हम लोग ये तो जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि मान कर चलो 2/3 इसका पावर अगर 2 है तो क्या इसको हम लोग लिख सकते थे 2 का पावर 2 और यहां पर 3 का पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि होल में है तो इसका भी पावर है और इसका भी पावर है, तो उसको इस प्रकार से लिख सकते थे। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं नीचे वाला बराबर ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर ऊपर वाला को नीचे के बराबर लिख सकते हो तो नीचे वाला को ऊपर बराबर लिख सकते हो। तो क्यों ना यहां पे देखो इसका भी पावर x, इसका भी पावर x, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 0.1 और 0.2, ये दोनों का पावर कितना है x। तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलती कहोगे कि हाँ सर आप गलत किए, क्योंकि जब इसके बराबर ये लिख सकते हो तो इसके बराबर ये भी लिखा जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसके बराबर ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो अगर यहां तक लिख सकते हैं तो अगला कदम देखो क्या करोगे। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, देखो हम लोग के पास यहां देखो पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर हटाओगे तो नीचे 10, इसको हटाओगे तो 10, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर भी तुम्हारे पास बचेगा क्या, तो बचेगा यही 1/2 और इसका पावर कितना x। और इधर देखो हाँ भाई, यहां से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, कैसे x का वैल्यू निकलेगा और कैसे y का वैल्यू निकलेगा। तुम लोग बचपन में पढ़ चुका है, क्लास 7 और 8 क्लास में क्या पढ़े हो, तो पढ़े ये है सर कि अगर यदि हम लोग को 2 है नीचे और बराबर इधर भी अगर हम लोग को 2 है और यहां पर अगर a है और अगर यहां पर b है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि अगर यदि कभी भी इक्वल्स टू का साइन है और दोनों साइड अगर बेस हम लोग का सेम है, अगर आपस में बेस सेम है, तो उसका जो पावर होगा, उसका जो पावर होगा ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दोनों में बेस सेम है तो उसका पावर भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी होगा। ये हम लोग क्लास 7-8 में भी पढ़ चुके हैं। एक बार बताओ क्या ये रिलेशन तुम लोग पढ़ा है, पहले पढ़ा है ना। अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लिख दे कि x का पावर 2 ओके बराबर और यहां पर y का पावर m, तो देखो मतलब यहां पे लिखा रहे x का पावर m, तो देखो x x दोनों जगह सेम, तो इसका मतलब m बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ऐसे रिलेशन हम लोग बचपन क्लास में पढ़ चुके हैं, यस सर, बहुत बेहतरीन। अगर ये चीज पढ़ चुके हो तो हम लोग क्या यहाँ पे डायरेक्टली ये चीज बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे x का वैल्यू तभी निकलेगा जब दोनों तरफ हम लोग को क्या हो जाए, तो बेस सेम हो जाए। तो देखो 1/4 को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2, बिल्कुल। अरे भैया तो 1 का पावर भी अगर 2 कर दो कुछ बिगड़ जाएगा क्या, क्योंकि 1 का जितना तुम स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, जो भी कर लो, उसका वैल्यू तो 1 ही लिखेगा। तो 1 के बदले चलो 1 का पावर 2 तो लिख सकते हो ना कम से कम। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 का होल पावर 2, क्योंकि देखो 1 का पावर 2 तो क्या हो जाएगा 1 और 2 का पावर 2 4 हो जाएगा। मतलब सर ऐसा हम लोग लिख देंगे तो कोई भी हम लोग यहाँ पे गलत कदम नहीं उठाएंगे। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, यहां से ये हो रहा है कि दोनों के जगह बेस सेम हो गया। अगर दोनों की जगह में बेस सेम है तो क्या इन लोग का आपस में पावर सेम होगा, बिल्कुल। तो हम लोग डायरेक्ट यहां से बोल सकते हैं कि सर x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या किए अभी तक, तो हम लोग ये किए कि सर x बराबर कितना होगा, 2 होगा। ये कैसे निकलेगा ये हम लोग अच्छे से निकाल चुके हैं, मतलब इसका पावर हम लोग आसानी से निकाल पाए। अब ठीक इसी प्रकार से प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे और अब किसको निकालेंगे, y को। और अगर y को निकालना है तो x को हटाना पड़ेगा। तो देखेंगे कहां कहां पे x वाला टर्म हम लोग को सेम है, उसको डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगा उन लोग आपस में। एक बार अभी तक तुम लोग कमेंट कर दो कि क्या यहां तक जितना हम जिक्र किए हैं यहां तक सब बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दो, क्या यहां तक सब लोगों का क्लियर है। वाह क्या बात है, y का वैल्यू भी तुम लोग निकालना अब स्टार्ट कर दिया, कितना मजा आया गया। यस सर, यस सर, चलो बहुत बढ़िया। अगर तुम लोग y का भी वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दिए हो, क्लियर है, तो चलो मैं भी एक बार y का वैल्यू निकाल देता हूं। x बराबर निकल गया, लिख लिया बगल में, ठीक है। अब मेरे पास जगह नहीं तो मैं इसी को मिटा देता हूं, ठीक है। और मैं देखता हूं कि y निकालने के लिए कौन कौन सा इक्वेशन को हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखो x बराबर नहीं निकालना है, अब हम लोग को जो निकालना है वो y बराबर निकालना है। कैसे y बराबर निकालोगे, तो x जहां जहां सेम होगा,
तो देखो x का वैल्यू कहाँ वाला सेम है, तो सर यहाँ और यहाँ पे सेम दिख रहा है, मतलब अबर जो डिवाइड करेंगे वो 2 और 3 को डिवाइड करके तभी हम लोग को y निकलेगा। तो अबर जो हम लोग करने वाले हैं वो 2 को डिवाइड करने वाले हैं किससे, तो 3 से। किससे, 3 से। तो अब देखो क्या निकलेगा, तो सर हम लोग ये वाला इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के 0.1 का पावर x और 0.1 का पावर y। नीचे हो जाएगा हम लोग को के 0.1 का पावर x 0.2 का पावर y, ऐसा हो जाएगा। अब देखो क्या क्या कट रहा है, सर ये कितना बार में कट जा रहा है, 2 बार में। के से के खत्म, ये x वाला भी खत्म, बचा क्या देखो, तो वहां बचा 1/2 और इधर हम लोग को बचा है कितना, इसको डायरेक्टली हम लोग लिख दे तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर 1/2 का पावर y। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, कैसे देखो भाई, अरे पॉइंट पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, अरे ये दोनों का पावर y है तो एक साथ डायरेक्ट लिख देते हैं ना, 1/2 का पावर y बिल्कुल लिख देंगे। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है और यहाँ पे कुछ पावर नहीं दिख रहा है, हम लोग तो साफ साफ बोल सकते हैं ना कि कुछ नहीं, मतलब इसका पावर अभी भी 1 होगा। तो देखो बेस सेम तो पावर तो सेम हो ही जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लो y बराबर भी तुम क्या कर लिया, निकाल लिया। तो y बराबर जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। आई होप कि यहां तक भी समझने में किसी बच्चा को दिक्कत नहीं आया होगा। अगर यहां तक समझ में आ गया भाई तो सब कुछ तुम तो निकाल ही लिया, और सब कुछ अगर तुम यहां से निकाल लिए हो तो अब देखो 3 एक तो सवाल पूछता है, क्या पूछेगा, सिर्फ 3 गो सवाल पूछेगा। यहां तक तो सब लोग काम कर लोगे, सब लोग। अब देखो 3 सवाल पूछता है, 3 सवाल क्या क्या, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट लॉ में तुम एक्सप्रेस करो, पहले तो रेट लॉ ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा तभी तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल पाओगे। उसके बाद तीसरा जो पूछता है वो रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो तीनों हम यहाँ पे बता देते हैं, जिससे आगे का जो कॉन्सेप्ट पूछेगा उसको तुम अपने आप बना लोगे। ठीक है, देखो सवाल क्या बोला है, तो सवाल हम लोग के ये है, क्या है कि सबसे पहले रेट लॉ में एक्सप्रेस करोगे, तो अब तक तुम आराम से बता सकते हो ना कि रेट लॉ के अनुसार अगर आप चलोगे तो आर बराबर क्या था, तो आर बराबर था के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स था, एक्स का वैल्यू तुम निकाल लिए हो तो डायरेक्ट यहां पुट कर दो कितना 2। अब यहां देखो बी का पावर निकाल लिए हो, वाई का वैल्यू कितना 1, तो यहां से 1 हो जाएगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, आंसर, अगर तुम्हें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने बोला तो। दूसरा, अगर तुमसे पूछा क्या चीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या पूछ दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हो, तो एन बराबर हम लोग जानते हैं कि एक्स प्लस वाई होगा। तो कैसे होगा, x बराबर हम लोग को 2 है और प्लस y बराबर 1 है, तो टोटल कितना निकल जाएगा 3। मतलब हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि ये जो रिएक्शन था वो कितना ऑर्डर था, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन था। इतना हो गया। अब तुमसे तीसरा जो सवाल पूछेगा ये क्या है तुम्हारा, पहला सवाल, ये क्या है दूसरा सवाल, और तीसरा सवाल देखो क्या पूछेगा। तीसरा सवाल पूछेगा k का वैल्यू निकालो। तो k का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहां पर देखो तुम्हें x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है, इसी तरह से सब इक्वेशन में पता है, ये वैल्यू पता है, इन लोग सब कुछ पता है, सिर्फ के निकालना है। तो तुम ये तीनों में से किसी भी इक्वेशन को पकड़ लो और वहां से तुम के का वैल्यू निकाल लो। तो चलो हम के का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकालते हैं। तो अगर तुम्हें यहां से के का वैल्यू निकालने बोला है तो हम लोग किसी भी ये तीनों इक्वेशन से किसी का भी पकड़ लेंगे। तो हम लोग चलेंगे क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से चल रहे हैं हम लोग, सेकंड से। क्या है इक्वेशन, ध्यान से देखो, हम लोग के पास है 2 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के। अब देखो कंसंट्रेशन कितना है 0.1, तो 0.1 x का वैल्यू तो पता है ना कितना 2, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 2, फिर 0.1 इसका पावर कितना 1। अब इसको निकाल लो तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के 0.1 का पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा करके देख लो, 0.1 गुने 0.1, ओके। तो ये हो जाएगा सर 1, और यहां करने जाओगे तो ये हो जाएगा 0.01। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी अगर यहां से समझ में ना आवे तो यहां से तुम लोग कैलकुलेट करके निकाल करके चलोगे, ओके। और नहीं तो सिंपल हम लोग ये जानते हैं कि जब एक पॉइंट रहता है ना एक डिजिट के बाद, और उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो जितना तुम करते जाओगे उतना गुना वो बढ़ता जाएगा। जैसे एक डिजिट पे था पॉइंट और उसको स्क्वायर कर रहे तो एक के बदले कितना हो जाएगा 2, वही क्यूब रहता तो 3 हो जाता। और वही अगर हम लोग को मान के चलो ऐसा रहता कि 0.01 और इसका पावर अगर 2 रहता, तो देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और स्क्वायर करे तो 2 दूना कितना 4, मतलब 4 डिजिट के बाद अब क्या हो जाएगा पॉइंट। तो अगर इस तरह से कंफ्यूजन भी होता है तो तुम आराम से सॉल्व करके तुम लिख लेना, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का बात रहेगा, ठीक है। तो जैसा रहे तुम्हारा ब्रेन काम करे वैसा करना। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हम लोग को 0.01 हो जाएगा, इसका करने जाओगे तो ये हम लोग को 0.1 ही होगा, ओके। अब देखो इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या निकलेगा, देखो यहां से हम लोग को 2 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल्स टू के इंटू इन लोग को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा हो जाएगा 0.001 हो जाएगा, ओके।
के का वैल्यू निकालो, के का वैल्यू निकालोगे तो ये इधर आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा इंटू 0.001 इतना हो जाएगा। अब देखो क्या कहानी है, कहानी ये है कि देखो इस पॉइंट को हटाओ, इस पॉइंट को हटाओगे देखो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻4 और यहाँ 3 डिजिट के बाद पॉइंट को हटा रहे हो तो ऊपर चला जाएगा 10 के पावर 3 हो जाएगा पॉजिटिव में, और नीचे क्या है 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। k इज इक्वल टू, अब देखो 10 के पावर -4, 10 के पावर 3, इसको एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा -1 खाली हो जाएगा, तो यहाँ से लिखोगे 2 इंटू 10⁻⁻1। तो इस प्रकार का कहानी आ गया हम लोग को के का वैल्यू, और के का वैल्यू का यूनिट तुम्हें लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या तुम्हें यूनिट लिखना नहीं आता है? तो तुम यूनिट लिखना तो सीख चुके हो पहले ही, क्या होगा तुम्हें बता दो यहाँ कमेंट करके, मैं एक बार जानना चाहता हूँ, कमेंट करो तो इसका यूनिट क्या तुम लोग लिखोगे, इसका यूनिट क्या लिखोगे? रेट कांस्टेंट का सिर्फ के का वैल्यू लिख करके मत आना, बल्कि इसका यूनिट भी लिख करके आना, और नहीं तो गंदा टीचर रहेगा तो 1 नंबर तुम्हारा काट लेगा, 1 नंबर नहीं तो आधा नंबर काट देगा, सिर्फ इस चीज को, तुम्हारा सारा मेहनत में वो पानी फिर देगा अगर तुम यूनिट छोड़ करके आ जाओगे तो एक बार मुझे कमेंट कर दो कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा सो बता दो। और इसका आंसर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 10 के पावर -1 है रे भैया, तो इसके जगह डायरेक्ट तुम लिख सकते हो ना के बराबर 0.2, क्योंकि 10 के पावर -1 मतलब नीचे 10 चला जाएगा, और 10 नीचे है तो ये पॉइंट में बदल जाएगा, ठीक है। तो 10 के पावर -1 में रहने दो, या तो फिर इसको 0.2 कर दो, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट कर दो क्या इसका यूनिट होगा। अरे भाई इतना तुम लोग कंफ्यूज कैसे होता है यार, ऑर्डर तुम क्या नहीं निकाले हो? ऑर्डर तो निकाल लिए हो ना 3, तो क्या ऑर्डर और तुम्हारा वो जो है यूनिट, क्या इसका रिलेशन नहीं पता है भाई? तो आराम से तो तुम लोग जानता है यार क्या होता है सर, हम लोग को मोल के ऊपर होता है 1 - n, लीटर के ऊपर होता है n-1, और यहाँ से पर सेकेंड, सर n3 आ गया तो यहाँ देखो 1 - 3, तो यहाँ पे हो जाएगा सर हम लोग को क्या चाहिए, मोल का पावर -2, और ये हो जाएगा हम लोग को क्या चाहिए, लीटर का पावर 2, लीटर का पावर 2, और ये हो जाएगा पर सेकेंड। इतना सोचते हो यार, इसका यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग को, सर ये हो जाएगा हम लोग को मोल का पावर -2, लीटर का पावर 2, और यहाँ हो जाएगा पर सेकेंड। अगर यूनिट छोड़ के आओगे तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना। मोल का पावर n-1 का, अरे भाई तुम लोग फिर देखो, तुम्हें यूनिट पूछ रहे हैं, यूनिट की यूनिट क्या होगा, तुम हमें फॉर्मूला बता रहे हो, ट्विंकल बताओ फॉर्मूला बता रहे हो, वहां फॉर्मूला गलती से भी मत लिख के आना। अरे भाई समझ रहे हो, ये मत लिख के आना, यूनिट मतलब ये मत लिख के आना, यूनिट मतलब ये यूनिट होता है, ये तो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये गलती से तुम लिख के मत आना। हाँ अंजलि ठीक है, ट्विंकल ये चीज मत लिख के आना, ये लिख के आओगे तो करामती हो जाएगा। तुम्हें पता है ना कि ऑर्डर कितना ऑर्डर है, तो ऑर्डर है तो तुम एन का वैल्यू एन क्यों रख रहे हो, एन का वैल्यू पूरा लिखना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, अगर तुम जनरल रिएक्शन बता रहे होगे अभी जब मैं यहाँ पे लिख रहा था उस समय तो बढ़िया बात है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में उस तरह गलती मत करना, यूनिट मतलब ये यूनिट, ओके। चलो तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दो क्या ये ऐसा रिएक्शन मतलब ऐसे क्वेश्चंस को क्या तुम लोग नहीं बना पाओगे? ठीक इसी प्रकार से सवाल तुम लोगों को पूछता है बोर्ड एग्जाम में, और जब पूछेगा 5 नंबर का सवाल पूछेगा, और सिर्फ यहीं पे नहीं, जब तुम बात करोगे ना जेई का या फिर नीट का चाहे सीयूईटी का, उधर भी सवाल इस टॉपिक से पूछता है। हाँ बिल्कुल, हमेशा उस पे पुट करके ही निकालना, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया, बस यही 3 गो सवाल पूछता है भाई, अब तो इतना सा करने में टाइम लगेगा तुम लोग को, सब तो इतना तो करना ही पड़ेगा, ये तो निकालना ही पड़ेगा, इतना सुन करने में टाइम लगेगा बताओ, पूछ दिया तो बना देना और क्या। तो क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना कि क्या क्या पूछा है, ठीक है, ऐसा ना हो कि बस खाली तुम लोग ऑर्डर निकाल के चले जाओ और पता चलेगा वहां पूछा क्या था, तो वहां पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी पूछा था, फिर लंका लग जाएगा तुम लोग को अच्छा से, पता चलेगा 5 नंबर में सीधा 2 नंबर भी उड़ा दिया, क्योंकि देखो भाई उसके ऊपर डिपेंड है ना वो कितना काटना चाहता है। चलो अगर यहां तक तुम लोगों को क्लियर है तो अब तुम लोग को मुलाकात करते हैं तुम लोगों का पीवाईक्यू से, ओके, जिससे तुम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ सके कि हाँ एक्चुअल में क्वेश्चन पूछता क्या है। चलो जी, क्वेश्चंस बहुत आसान है, ध्यान से सुनते चलना देखते चलना, ठीक है। क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा होगा, अच्छा पहले दिख रहा है यहाँ तक, एक बार मुझे देखने दो, तो क्वेश्चंस में ज्यादा ऊपर ना लिख दूं, चलो मतलब थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा तब तुम लोग को दिखाई देगा। हाँ चलो ठीक है, चलो क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, ठीक है। दी फॉलोइंग
the result following result have been obtained 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 during the kinetics study kinetic studies kinetic studies of the following reactions. ओके, रिएक्शंस क्या बोला है? तो रिएक्शन हम लोग को बोला है 2a प्लस बी और बन रहा है हम लोग को कितना? तो ये हम लोग को बन रहा है C प्लस डी हम लोग को बन रहा है। अब देखो चार्ट क्या बना दिया है, चार्ट बनाया हम लोग को कि यह है एक्सपेरिमेंटल। ओके, इधर हम लोग को दे दिया है कंसंट्रेशन ऑफ ए और ये हम लोग को किस में दिया है? तो ये दे दिया मोल पर लीटर में। ओके, उसके बाद हम लोग दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ बी और ये भी किस में दिया है? तो ये दिया है मोल पर लीटर में। ओके, और अगला जो दिया है वो लिखा हुआ है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। ओके, और हम लोग को दिया हुआ ये किसमें? तो ये हम लोग को दिया है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हम लोगों के पास चार्ट बना हुआ है। ओके, अब ये हम लोग को चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे पहला देखो सवाल क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला एक्सपेरिमेंट में हम लोग को जो डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.1 और इसमें दिया हुआ है 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3 दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जो दिया हुआ है वो दिया है 0.3, 0.2 और यहाँ पे दिया हुआ है 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 दिया हुआ है। और तीसरा एक्सपेरिमेंट भी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.3 और इसमें दिया है 0.4 और इसमें दिया हुआ है तुम्हारा 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1। ओके, उसके बाद फोर्थ जो एक्सपेरिमेंटल है उसमें दिया है 0.4 और यहाँ पे दिया है 0.1 और यहाँ पे दिया हुआ है 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2। अब बताओ इसका सॉल्व करके कि क्या होगा। ये सवाल है और ये जो सवाल पूछा है ये तुमसे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आगे भी लिखा है, क्वेश्चन भी ध्यान से देखो। क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है डिटरमाइन, क्योंकि ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं है ना क्या पूछा है। देखो क्या पूछा है, डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। चलो निकालो। और ये जो सवाल पूछा है वो सवाल पूछा है जैक बोर्ड 2022। ये जो सवाल है वो पूछा है जैक बोर्ड 2022 में सवाल पूछ चुका है। कितना नंबर में? 5 मार्क्स में। कितना? 5 मार्क्स में। जब भी इससे सवाल पूछेगा वो 5 मार्क्स का ही सवाल पूछेगा। चलो बनाओ। देखो मेरे पास तो ज्यादा टाइम नहीं है, फिर भी तुम लोग बनाते रहो, ठीक है? और कमेंट कर देना, ठीक है? मेरे बनाने से पहले तुम लोग कमेंट कर देना। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं कि तुम लोग तब बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। मोस्ट प्रोबेबली है कि थोड़ा सा तुम लोग यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं किया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या है। सो क्वेश्चन में बोला है कि द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये काइनेटिक जो चल रहा था, ये रिएक्शंस वगैरह, उसका स्टडी किया। तो स्टडी करने के बाद पता चला क्या चीज, कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया है तो वहां पे कंसंट्रेशन ए का, बी का और उसका इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो डी है, मतलब ये डी का फॉर्मेशन दिया है। रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या समझ रहे हो सर? ये एप्रियंस है, एप्रियंस, ये रेट ऑफ रिएक्शंस नहीं है। तो सर ये एप्रियंस का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे एप्रियंस है और हमें अगर रेट लॉ अनुसार अगर चलना है तो हमें क्या चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन। तो सर हम लोग को एक अलग
फिर से चार्ट बनाने की जरूरत पड़ेगा। अगर हम लोग चार्ट नहीं बनाएंगे तो हो जाएगा गड़बड़। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब बता रेट ऑफ रिएक्शन तुम कैसे लिखोगे? तो सर ये तो एप्रियंस है, और बता इस रिएक्शन का एप्रियंस लिखोगे तो क्या होगा? तो सर ये हो जाएगा डी, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ डी, और नीचे हो जाएगा हम लोग को डी टी इज इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है। तो सर जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे तो यहाँ पे जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो से डिवाइड करना पड़ेगा, और उतना ही चीज डेटा में भी हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास यहाँ पर 2 लिखा रहता तो क्या करना पड़ता है? यहाँ पे सर 2 से डिवाइड करना पड़ता। इसका मतलब सर हम लोग को हो जाता 6.0 इंटू 10⁻³ और इसको डिवाइड करते 2 से, और जो वैल्यू होता उसको यहाँ पे लिखते। लेकिन अभी अच्छा बात ये है, देखो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? आज देखो यहाँ पे कुछ भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं दिया है, तो मतलब जो रेट ऑफ डिसएप्रियंस मतलब रेट ऑफ एप्रियंस होगा वही तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगा। तो खैर इस क्वेश्चन में तो तुम बच गए, लेकिन कल को अगर यहाँ पे वैल्यू अगर दे देता है तो उस कंडीशन पे क्या करना है तुम्हें इतना याद रखना हमेशा, ठीक है? तो यहाँ पे एक अलग कॉलम बनाना पड़ेगा जहां पे तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना पड़ेगा, चाहे वो रेट ऑफ डिसएप्रियंस लिखा रहे, एप्रियंस लिखा रहे, फॉर्मेशन लिखा रहे, कंजम्पशन लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना पड़ेगा। होप सो कि तुम्हें समझ में आ गया हो, ठीक है? खैर वो अच्छी बात है, वो एग्जामिनर अच्छा है, भला इंसान था कि मान के चलो कोई इंसान ये चीज कन्वर्ट करने के लिए भी नहीं जानता होगा और वो भी बना दिया होगा इसको रेट ऑफ रिएक्शंस लेकर के, तब भी सही हो गया। लेकिन कल को अगर ऐसा सवाल आता है वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन को तुम ऐसे मान के चलोगे तो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे 1 ही दे, वहां पे कुछ और भी तो दे सकता है ना। जैसे मान के चलो रेट ऑफ डिसएप्रियंस ए दे देता, तो क्या इसी को रेट ऑफ रिएक्शन मान के चलता? नहीं, उसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन बनाना पड़ता। मतलब जो भी रेट ऑफ डिसएप्रियंस है, चाहे रेट ऑफ एप्रियंस है, रेट ऑफ फॉर्मेशन हो, चाहे रेट ऑफ कंजम्पशन हो, सभी को हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगा? उसे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगा किसमें? रेट ऑफ रिएक्शन में। तो खैर यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है बल्कि क्या है 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो फिर वही वैल्यू निकलेगा। तो इस चलते खाली कॉलम बना देना रेट ऑफ रिएक्शन और सब में वैल्यू सेम लिख देना। कितना? 6.0 इंटू 10⁻³ इसका कितना हो जाएगा? 7.2 इंटू 10⁻², इसका हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻1 और इसका हो जाएगा 2.40 इंटू 10⁻²। आई होप सो कि इतना करने में किसी को दिक्कतें नहीं आई होगी। तो जो मैं पहले बता रखा है, देखो वही चीज यहाँ पे अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, तो ये चीज हमेशा याद रखना। यहाँ पे गलती करने की बहुत ज्यादा संभावना होता है स्टूडेंट का। मान के चलो कल को एग्जामिनर इसी प्रकार से फॉल्ट कर दे, या फिर यहाँ पे जनरल रिएक्शन ना देकर के यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन दे दे, अब उस चीज को तुम बैलेंस नहीं करोगे और वहां पर अगर गड़बड़ हो जाएगा तो भैया वो तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना, 5 नंबर का बात होता है, 5 नंबर इतना आसानी से तुम गवाना मत, ठीक है? आसान सवाल होता है, इजिली इसमें थोड़ा सा खाली ध्यान रखोगे तो पूरा 5 में 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है? तो होप सो कि सब लोग इसमें कर लिए होंगे, ठीक है? तो अब इधर देखो कोई दिक्कत है ही नहीं, अब जैसे हम लोग पहले काम करते थे वैसा ही करेंगे। हम लोग को क्या करना है? तो सर हम लोग के पास यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे रेट लॉ के अनुसार। तो जैसे हम लोग रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे आर बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो सर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो सबसे पहले के लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए है और कंसंट्रेशन ऑफ बी है। क्या गलती से यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे पावर 2 लिख दोगे क्या? गलती से भी मत लिखना, जब तक कि केमिकल रिएक्शंस में ना लिखा रहे क्या क्या हम लोग को, जब तक वहां पे एलिमेंट्री रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन जब तक ना लिखा हो तब तक वहां से देख करके नहीं लिखना होता है, ठीक है? और वैसे भी ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, हम लोग को पूछा है वही से, पर तुम यहाँ पे डायरेक्ट वहां से देख कर कैसे लिख सोगे? तो वो गलती मत करना, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे वाई। ये हो गया हम लोग को इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? तो सर यहाँ से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम लोग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर कहां से? 1 से। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग के क्या हो जाएगा? सर आर बराबर दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 6.0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो डायरेक्ट में आप लिख देते हैं 6 इंटू 10⁻³ ओके। के यहां पर देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए हम लोग को दिया 0.1 और बी का भी दिया 0.1, यहाँ पे बिठा देते हैं 0.1 का पावर हो जाएगा x और 0.1 का पावर हो जाएगा कितना? y। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब फिर हम लोग लास्ट में क्या चलेंगे? तो सर हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा इक्वेशन? तो हम लोग को r का वैल्यू दिया हुआ है 7.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के। अब बताओ कंसंट्रेशन कितना कितना दिया है? 0.3 और 0.2, मतलब यहाँ पे बिठा देंगे 0.3 का पावर x और यहाँ पे 0.2 का पावर y। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ओके।
ठीक उसी प्रकार से हम लोग कहां चलेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से चलेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, आर बराबर इतना दिया हुआ है, मतलब 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू के, और ए और बी का वैल्यू कितना दिया, ए का 0.3 और इसका 0.4, तो यहाँ हो जाएगा 0.3 का पावर एक्स और यहाँ हो जाएगा 0.4 का पावर हो जाएगा वाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से चलोगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, तो सर हम लोग को आर का वैल्यू दिया है 2.40 इंटू 10⁻⁻2 दिया हुआ है। ओके, हम लोग को फिर आगे हो जाएगा सर के, कितना हो जाएगा के। ओके, और आगे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो सर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर कितना, ए का वैल्यू कितना दिया 0.4 और 0.1, तो यहाँ हो जाएगा 0.4 का पावर कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा हम लोग को 0.4 का पावर एक्स और ये कितना 0.1 का पावर वाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। आई होप कि इतना सा करने में किसी भी बच्चा को दिक्कत नहीं आया होगा। इतना तो सब लोग कर पा रहे हैं अब, है कि नहीं, अब तो किसी को यहां तक दिक्कत नहीं आ रहा होगा। चलो, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग तो क्वेश्चन समझ ही गए ना कि रेट लो लिखने बोला और क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट, तो सबको अब मिटा देते, इन लोग को कुछ भी काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब सारा कुछ जब हम लोग डाटा लिख चुके हैं तो अब उसी को सिर्फ सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगा, खत्म कहानी। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, सर हमें एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। तुम किसको निकालना चाहते हो, चलो हम एक्स को ही पहले निकालते हैं। तो बताओ एक्स कैसे निकलेगा, वाई को हटाना पड़ेगा। अब देखो कौन कौन सा इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तुम लोग जल्दी से कमेंट करो तो कौन कौन सा इक्वेशन को यूज करेंगे जहां से हम लोग को वाई का वैल्यू हट जाएगा और एक्स का वैल्यू निकलेगा। बताओ कौन कौन सा इक्वेशन को तुम्हें यूज करने की जरूरत पड़ेगा, हमें निकालना है एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, कौन कौन सा इक्वेशन को यूज करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। हमें यहाँ पे कौन कौन से इक्वेशन को यूज करने की जरूरत पड़ेगा जहां से y का वैल्यू कट जाए और x का वैल्यू निकल जाए। वाह, अंजलि तो y का वैल्यू भी निकाल ली, क्या बात है। चलो 3 और 4 का यूज करेंगे सर, देखते हैं। y का वैल्यू निकालना है तो हम लोग को देखना है कहां कहां पे सेम देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल, अरे 3 और 4 तुम कैसे बोल दिया नौसीन, देखो तो ये तो 2 है ना मेरे भाई। देखो यहाँ पे कहां सेम मिल रहा है, देखो 3 और 4 कहां मिल रहा है, इसमें 0.2 है, इसमें देखो क्या है। अभी हम क्या बोले, x का वैल्यू निकालना। अच्छा तुम क्या निकाल दियो, y का वैल्यू निकाल दियो। अगर y का वैल्यू निकालने जाएंगे तो x को हटाना पड़ेगा, x को हटाने के लिए तुम्हें 3 और 4 की निकालना पड़ेगा। मैं अभी पूछा था x का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, y को हटाना चाहता हूँ, तो y को हटाने के लिए देखना y का वैल्यू कहाँ है। मतलब इतना तो समझ में आया कि x निकालने के लिए हम लोग को 2 और क्या निकालना है 4, मतलब 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो ये वाला और ये वाला खत्म होगा, तब x निकलेगा। और अगर y निकालना है तो y निकालने के लिए 3 और 4 का यूज करना पड़ेगा, तब ये खत्म होगा और ये इसका वैल्यू निकलेगा। तो चलो दोनों को निकालते हैं। हम लोग पहले किसको निकालते हैं, चलो x का। तो x का निकालना है तो हम लोग क्या चलेंगे, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड को डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 5 से, तब हम लोग को क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि देखो y और y का वैल्यू सेम हो जाएगा। चलो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻³ और इसमें कितना है, तो इसमें सर 2.40 इंटू 10⁻², ओके, इज इक्वल्स टू, सेकंड में क्या है, तो सेकंड में है सर k इंटू 10⁻⁻1। ओ भाई साहब वैसे मत लिखो, पहले 0.1 का पावर x और 0.1 का पावर y, और 5 में कितना है, 5 में है सर हम लोग को k इंटू 0.4 का पावर हो जाएगा x और कितना है 0.1 का पावर है y। ओके, क्या क्या कटेगा, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। यहां से देखो क्या क्या कहानी बदलेगा, समझो। जब हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझो, ओके, सॉल्व करते हैं हम लोग एक एक करके। इस वाले पॉइंट को अगर हटाओगे, इस वाले पॉइंट को अगर हटाओगे तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा, सर अगर यदि हम लोग इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा कितना, ऊपर कितना चला जाएगा, तो सर ऊपर चला जाएगा हम लोग को 10 के पावर 2। या तो फिर तुम सिंपली ये समझो, सिंपली ये समझो, देखो कहने का मतलब, देखो ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग होता है तुम लोग को। कभी मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा है 2.40, क्या है 2.40, तो इसको तुम 2.4 मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लास्ट वाला जो जीरो होता है उसको हटा दोगे तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों को अगर तुम दशमलव हटाओगे तो सेम ही चीज आएगा। कैसे, देखो
अगर इस वाले पॉइंट को तुम हटाने गए हो तो यहाँ पे तुम क्या करोगे सर, 100 लिखोगे। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट के बाद हटाए। तो तुम्हारा क्या ऊपर बना है? तो ऊपर बना है 240/100 बना है। ओके, और इसमें अगर तुम हटा दियो जब इग्नोर करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद। तो अभी तुम्हारे पास क्या आया? 24/10 यही आया है। अभी देखो इसको भी सॉल्व करोगे तो वही चीज आएगा 24/10। कैसे? एक जीरो से एक जीरो खत्म, आया 24/10। तो कभी भी अगर पॉइंट के बाद जीरो है तो उसको हटा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो ऐसा है खत्म कहानी कर दो, और नहीं तो बहुत ज्यादा तुमको कंफ्यूजिंग करते रहेगा। मैं दोनों को प्रूव करके बता दिया, ठीक है? ऐसा कंफ्यूजिंग मत होना। देखो आप यहां से जब पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर क्या चला जाएगा? 10। ओके, हाँ सर। अभी तुम्हारे पास क्या आया सर? 6 इंटू 10 देखो -3 और 10 के पावर 1, मतलब ये दोनों सॉल्व होकर हो जाएगा 10 के पावर -2। ओके, नीचे हो जाएगा कितना? 24 इंटू 10 के पावर -2। क्या अब खत्म? और ये कितना बार में? 4 बार में। आई होप सो कि ये क्यों किया अब समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहता है, बहुत लोग कि सर वहां पे हटा दिए, वहां पे नहीं हटाए। तो ये सब गलती मत करना, ठीक है? इधर तुम्हारा क्या बचा था? देखो पॉइंट सेम सेम है, तो इसे चलते इसको 0.1 ना लिख करके डायरेक्ट क्या हम लोग ऐसा लिख दे? अच्छा चलो एक स्टेप लिख ही देते हैं। 0.1 0.4 का होल पावर कितना? x। तो सर इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? तो सर 1/2 का पावर 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं कितना? या फिर अभी देखो 4 है तो 4 ही है ना, तो चलो इसमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 1/4 है इज इक्वल टू, यहां पर भी तुम्हारा 1/4 हो गया, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगर यहाँ पे 2 रहता तब इसको वैसा करते। तो यहाँ पर x है तो इसका पावर कितना? y। तो यहां से हम लोग को पता चल गया सर x बराबर कितना हो जाएगा? y, मतलब 1, क्योंकि दोनों के पास क्या है? बेस सेम है। तो हम लोग यहाँ से निकाल पाए हैं क्या चीज? तो x बराबर 1 निकल गया सर, ये हम लोग को अच्छे से। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार खाली कॉमेंट कर दो कि क्या यहाँ तक क्लियर है? x का वैल्यू कैसे निकला, ये तो क्लियर हो गया ना? y भी तुरंत निकल जाएगा। हाँ चलो बहुत बढ़िया, x इज इक्वल टू 1। चलो बढ़िया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो सर हम लोग y निकालेंगे। y निकालने के लिए x को हटाना पड़ेगा। x कहां से हटेगा? जहां से x का वैल्यू सेम हो, तो मतलब सेकेंड मतलब थर्ड और फोर्थ को यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या चलेंगे? तो हम लोग लिखेंगे सर इक्वेशन नंबर थर्ड को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 से, तो हम लोग को क्या हो जाएगा? तो हम लोग का थर्ड और फोर्थ देखो, तो थर्ड में क्या है? 7.2 इंटू 10⁻² अपॉन में क्या है सर? 2.88 और इंटू 10⁻⁻1 इतना है, इज इक्वल टू के। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? तो 0.3 का पावर x, 0.2 का पावर y। बस खाली इक्वेशन ध्यान से लिखते जाना, और नहीं तो नंबर यहाँ पे गलती लिखोगे तो आंसर भी गलत चला जाएगा। तो यहाँ पे गलती मत करना, खाली 0.3 का पावर x और यहाँ पे 0.4 का पावर क्या हो जाएगा? y। अब इसको देखो क्या कहानी होगा, फिर उसी तरह से सॉल्व करते हैं। सर ये वाला तो खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे देखते हैं, देखो इस वाले पॉइंट को हटाओ तो कितना हो जाएगा? 7 से 72 हो जाएगा, और नीचे 10 चला जाएगा। और ये वाला जब दोनों डिजिट हटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10 के पावर -2 और इंटू 10⁻² हो जाएगा इसके चलते। और नीचे देखो ये हो जाएगा 288 इंटू 10 के पावर -1 था, और यहाँ वाला हटेगा तो नीचे ही आएगा क्या चीज? 10। देखो 10 के पावर 1, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर 2, ये दोनों सॉल्व होकर के 1 ही आ जाएगा। तो इधर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बदले ये खत्म, इसके बदले ये खत्म। अब इन लोग को सॉल्व करो, ये कितना बार में जा रहा है? तो क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 4 बार में ये पूरा पूरी कट जा रहा है? कैसे? 4 दूनी 8 और 7 चौके 28। तो सर ये हम लोग को 4 बार में खत्म हो जा रहा है। मतलब हम लोग को क्या पता चला कि सर यहाँ पे 1/4। चलो इसको पूरा लिख लो। तो पहले यहाँ हो जाएगा 0.2 का पावर y, और यहाँ पर 0.4 का पावर कितना है? y। तो यहाँ पे 1/4, तो इसको क्या लिख सकते हो सर? इसको लिख सकते हैं 2/4 का पावर होल y। ओके, यहां से देखो तुम्हारे क्या हो जाएगा सर? 2 2 जा 4, ऐसे मतलब सर इसको लिख सकते हैं 1/4 को 1/2 का पावर होल 2 इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पर भी तुम्हारा 1/2 ही आया है, ठीक है? तो 1/2 1/2 सेम, तो ऊपर भी सेम, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जिन लोग को y बराबर 2 आया है बिल्कुल भी सही, और x बराबर 1 आया है उन लोग को बिल्कुल भी सही, ठीक है? कोई तो y का वैल्यू पहले बताया हुआ था, कितना था? अच्छा चलो सबका आ गया ना, y का वैल्यू 2 हो गया सर। चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा मिस्टेक हो गया था सर, कोई बात नहीं अंजलि, बस खाली आगे मिस्टेक मत करना, ठीक है? पेशेंस के साथ करना, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि देखो सबसे पहले समझना होगा ना कि इसका मार्क्स कितना है। भाई 5 नंबर है, एक मिस्टेक की वजह से पूरा मार्क्स खत्म हो जाएगा। मतलब स्टेप मार्क्सिंग भी वो देगा कि नहीं देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखो अगर तुम एक्स निकाल रहे हो गलत,
तो इसका मतलब तुम रेट लॉ भी गलत लिखोगे, तुम ऑर्डर भी लिखोगे गलत, और वो तो सीधा वही देखेगा आंसर, और गलत हो गया तो सीधा 5 नंबर खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज पेशेंस रखना, ठीक है। मैं बार बार सब बच्चों को यही बोलूंगा, जब केमिस्ट्री का एग्जाम होगा तुम लोग 1 घंटा से 1.5 घंटा पहले लिख करके बैठ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो उस 1 से 1.5 घंटा में ये कोशिश मत करना कि घर जाएंगे हम दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, बिल्कुल भी ये दिमाग में मत लाना, और जल्दी निकलने की कोशिश मत करना। हमें 3 घंटा मिलता है ना, तो हम 3 घंटा पूरा बैठेंगे, पूरा बैठेंगे पूरा, भले मेरा हो गया मैं फिर भी 3 घंटा बैठ के ही जाऊंगा, ठीक है। ये दिमाग में हमेशा सेट कर लेना, वरना हमेशा गलती होगा, बाद में तुम्हें पछताना होगा, यार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मेरा कहाँ करेक्शन था, मेरा फुल में फुल मार्क्स आ जाता। तो ये गलती कभी भी जीवन में मत करना। बच्चे हमें मेरे पास बहुत बोलते आते हैं, मैं खुद जीवन में गलती कर चुका हूं ये चीज, ठीक है। मैं ये चीज गलती कर चुका हूँ कि मैं समय से पहले एग्जाम को लिख लिया, पता चलता है बाद में कि यार मेरा तो 3 नंबर कट गया, 4 नंबर कट गया, कैसे कटा भाई साहब, मैं तो 100% लिखे थे। तो इसलिए क्योंकि मैं रीचेक नहीं किया, रीचेक करता तो कहीं ना कहीं फॉल्ट पता चल जाता। तो हमेशा जब भी तुम्हें तुम्हें पूरा भरपूर टाइम मिलेगा केमिस्ट्री में ना, दूसरा सब्जेक्ट में मिले ना मिले नहीं पता, लेकिन केमिस्ट्री में तुम्हें 1 से 1.5 घंटा पूरा टाइम बचेगा, 1 से 1.5 घंटा पूरा टाइम बचेगा। तो 1 से 1.5 घंटा बचेगा ना, तो उस दौरान तुम पूरा हर एक क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, मैच करना, क्या अभी जो बनाए हो और पहले जो बनाए थे क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि फुल में फुल मार्क्स तुम्हें केमिस्ट्री में उठाना है, ठीक है, फुल में फुल मार्क्स उठाना है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में हमेशा याद रखना। हाँ चलो, ऑर्डर भी तुम लोग को पता चल गया। चलो ऑर्डर तो अब आराम है, अब क्या करेंगे, बस रेट लो लिखना है, जो हम लोग को बोला था रेट लो लिखने, तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, डायरेक्टली रेट लॉ। तो रेट लॉ जैसे लिखेंगे सर, हम लोग को हो जाएगा आर इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन हम लोग को ए था, ए के पावर एक्स, तो एक्स बराबर हम लोग को निकल गया 1, और यहाँ लिखेंगे क्या चीज बी, बी का पावर कितना है 2, लिख दिया। ये हो गया तुम्हारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। उसके बाद ऑर्डर अगर पूछ दिया, ऑर्डर हालांकि पूछा नहीं था, तो ऑर्डर पूछ देता तो कितना हो जाएगा 3 हो जाता, दोनों को जोड़ने के बाद। हाँ यहाँ पे पूछा था रेट कांस्टेंट का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैसे लिखोगे देखो। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू चलोगे कोई भी इक्वेशन को उठा लो, चलो इक्वेशन नंबर 2 में चले जाओ, क्योंकि 1 1 दिख रहा है तो आसान लगेगा। तो हम लोग चलेंगे क्या चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के, 0.1 का पावर 1 और 0.1 का पावर हो जाएगा 2। ओके सॉल्व करो, तो यहां से हो जाएगा हम लोग को 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.01। ओके, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे, ये हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। ओके, यहाँ से के बराबर जाओगे तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ था, नीचे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सर 0.00001, इसको हटाओगे 10 के पावर 3 ऊपर चला जाएगा, 10 के पावर 3, और ये दोनों खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 6। 6 जल्दबाजी में मत करना, बस थोड़ा आराम आराम से, मेरा एक्सपीरियंस हो गया इस चलते इतना कर रहे हैं, ठीक है। अब रह गया बात इसका यूनिट, के का वैल्यू इतना लिख करके मत आना, यूनिट जरूर लिख के आना, ठीक है, यूनिट पे ही खेला रहता है। तो अब बताओ तीसरा है लिखा हुआ 3, तो अभी जस्ट इससे पहले वाला भी क्वेश्चन किया थे, उसमें भी ऑर्डर 3 ही था, तो इसका हम लोग को क्या होता है, तो सर ये होता है हम लोग को मोल, मोल का पावर हो जाता है -2, ये हो जाता है लीटर, लीटर का पावर 2, और ये हो जाता है पर सेकेंड। तो इतना लिखोगे 5 में 5 नंबर। अब बताओ कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो इतना आसान बनता है मेरे भाई। केमिकल काइनेटिक्स ऐसे ही सब बच्चों का फेवरेट नहीं होता है। जिसमें मैं 12th में था ना, सच में बता रहे हैं, सारे चैप्टर से आसान मुझे केमिकल काइनेटिक्स लगता था। रीजन बस यही था, इसमें मजा आता था पढ़ने में। बहुत बेहतरीन ट्विंकल, बहुत बढ़िया अंजलि, बहुत बढ़िया नौसिन। चलो, मतलब तो अब तुम लोग सीख चुके हो कि सर कैसे हम लोग इसका क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब 2 सवाल सिर्फ लास्ट हम करवाने जा रहे हैं, एक क्वेश्चंस पीवाईक्यू का ही है 2024 का, इसको कर देते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे विद्यार्थी नहीं लिख पाए थे, बहुत सारे विद्यार्थी उसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो अगर फिर से वो क्वेश्चंस रिपीट होता है तो उसमें तुम लोग अपने आप को असहाय महसूस मत करना, बल्कि वैसे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने के तरीकों को सीख करके जाओ, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट सवाल करेंगे जो वैसा भी सवाल तुमसे फंसाया जा सकता है, ठीक है। तो आओ मैं वो सारे सवालों को मैं लिखता हूँ, 2 सवाल कराएंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक में कुछ था ही नहीं, बस ये तरीका तुम लोग सीख गया काफी है। मैं 2024 का सवाल सबसे पहले उठा करके चलता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ पहले वही करा लेता हूँ, उसके बाद मैं 2024 का सवाल कराऊंगा, ठीक है। 1 मिनट, मैं वो सवाल करा देता हूँ जहाँ पे तुम लोग को सीखना है कुछ। 1 मिनट, क्योंकि वैसे सवालों में बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, ठीक है। बाकी 2024 का
जो क्वेश्चन है उसमें भी तो वो गलतियां करते ही हैं, बट उससे पहले मैं ये सवाल करा देता हूँ, किधर है किधर है किधर है। चलो आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है। इसको अक्सर बच्चे गलतियां करने के चांसेस होता है इसको, ठीक है, और छोड़ करके चले जाते हैं। अभी दो सवाल कराएंगे, दोनों सवाल ऐसे हैं जिसमें गिव अप कर देते हैं बच्चे, सवाल को दे ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डाटा ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास ऐसा है, देखो क्या है सो, कितना कॉलम है, एक दो तीन, चलो ठीक है, चलो चार कॉलम कर ही देते हैं ना हम। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो क्या क्या कहानी लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ओके। यहां पर लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर 2, यहां पर लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ओके, ध्यान से रखना। यहां पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मोल पर लीटर, मतलब समझ रहे ना, कंसंट्रेशन ए का वैल्यू इधर दिया है। और यहां पर लिखा हुआ है बी, और बी का कंसंट्रेशन दिया हुआ है मोल पर लीटर में। और यहां पर जो लिखा हुआ है वो रेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेट, ओके। तो यहां पर जो रेट दिया हुआ है वो दिया है किसमें, तो ये दिया है तुम्हारा मोल पर लीटर एंड पर सेकेंड। मतलब अगर अबर जो पहले इधर रहता था ना 1 2 3 लिख करके, अबर इधर सजा दिया, मतलब इसको उलट दोगे तो वही चीज हो जाएगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। अब देखो ए का कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कितना दिया है, तो 0.20, सेकेंड में कितना दिया है 0.20, और थर्ड में कितना दिया है 0.40, ओके। और बी का कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है फर्स्ट में 0.30, सेकेंड में कितना दिया है 0.10, और थर्ड में दिया है कितना 0.05, ओके। अब इसमें कितना दिया है, तो ये दिया है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, ओके। और इसमें दिया है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, ओके। और उसमें वैल्यू दिया है 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4। अब यहां से सवाल क्या बोला था, तो सवाल हम लोग को पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा सो पूछा है, ठीक है। और जो पूछा है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चलो अब बताओ इसका कैसे तुम निकालोगे। और यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालना है वो विथ रिस्पेक्ट टू भी बोल दिया है ए और बी का था, हालांकि वो तो एक्स और वाई तो तुम निकाल ही लोगे, वहीं से तो तुम्हारा पता चल ही जाएगा, तो उसको अलग से मेंशन नहीं करते। तो चलो ये रहा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो सभी लोग। सवाल देखो बहुत मजेदार है, ठीक है। देखो तुम लोग सॉल्व करते रहो, ठीक है, मैं भी यहाँ पे स्टार्ट कर ही देता हूँ, जिससे हम लोग साथ साथ चले जाएं। देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर हम लोग रेट लॉ लिखेंगे, तो समझ में आ गया ना कि अगर दो ही को यहाँ पे दिया है ए और बी, तो हम लोग इसका रिएक्शन भी ए प्लस बी से बन रहा होगा हम लोग को कुछ प्रोडक्ट, तो हम लोग समझ गए रिएक्टेंट, तो हम लोग को पता चल गया। मतलब सर आर लिखेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो के कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसका पावर एक्स, और यहाँ हो जाएगा बी इसका पावर हो जाएगा वाई। इस इक्वेशन को मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। यहां तक तो किसी भी बच्चा को दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सर हम लोग चलेंगे फ्रॉम, कहां से, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से चलते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से चलेंगे, मतलब ये वाला सारा डाटा दिया हुआ है। तो देखो ए का कितना, सबसे पहले आर का वैल्यू देखो, आर का वैल्यू कितना दिया है,
तो सर हम लोग को दिया 5.07 इंटू 10 to the पावर कितना दिया है -5 इज इक्वल्स टू, ये रहा के। अब यहाँ देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू दे दिया है, देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कितना 0.20, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0.20 इसका पावर कितना x, और y का कितना दिया है, b का कितना दिया है 0.30, 0.30 इसका पावर हो जाएगा y, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हम लोग चलेंगे कहां से, तो हम लोग चलेंगे सर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से। तो 2 से चलोगे तो तुम्हारे क्या हुआ, तो सर आर का वैल्यू दिया है इतना 5.07 इंटू 10 to the पावर -5 दिया हुआ है। ओके, अब यहां से देखो इज इक्वल टू के, ए का वैल्यू 0.20, ओके, इसका पावर x, b का कितना दिया है 0.10 इसका पावर y, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, फिर हम लोग चलेंगे यहां पर कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर कहां पे, तो 3 पे। 3 में चलोगे तो देखो r का वैल्यू कितना दिया है, तो 1.43 इंटू 10 to the पावर -4 दिया हुआ है, इज इक्वल टू के हो जाएगा, a का वैल्यू 0.40, ओके, इसका पावर x, और y b का कितना दिया है, तो 0.05 इसका पावर दिया है कितना y, ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 4, मतलब इक्वेशन नंबर 4। इतना तो सब लोग लिख लिया होगा, यहां तक तो किसी भी बच्चा को दिक्कत ही नहीं हुआ होगा। और यहां तक अगर तुम लोग लिख लिया तो अब देखो क्या ही बच्चा है, बस x और y का वैल्यू निकालो। देखो अब हम लोग देखते हैं कि अगर x का वैल्यू तुम निकालने जा रहे हो तो y को हटाना पड़ेगा। अब देखो y का वैल्यू तुम्हें कहां कहां सेम मिल रहा है, तो हम लोग देखते हैं y का वैल्यू कहां से मिला, y का वैल्यू कहां से मिला भाई साहब, y का अगर तुम वैल्यू देखने जा रहे हो तो y का वैल्यू कहीं सेम मिल ही नहीं रहा है, y का वैल्यू कहीं पे सेम मिल ही नहीं रहा है। अब तुम क्या करोगे मेरे भाई, चलो अच्छा y का वैल्यू निकाल लो, मतलब x का वैल्यू हटाना पड़ेगा। अब देखो x का वैल्यू कहीं मैच कर रहा है कि नहीं, हाँ x का वैल्यू मैच कर रहा है, मतलब 2 और 3, अगर 2 और 3 मैच कर रहा है तो यहां से सर हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि x वाला खत्म हो जाएगा। चलो x तो खत्म हो रहा है ना, y तो निकाल रहा है, चलो पहले y निकाल लो। तो जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन, या फिर ऐसे लिख दो कि इक्वेशन नंबर क्या चीज, तो सेकेंड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड से, तो हम लोग y निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो सर हम लोग को 5.07 इंटू 10 to the पावर -5, और नीचे डिवाइड कर देंगे 5.07 इंटू 10 to the पावर -5, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, हम लोग को हो जाएगा सर k 0.20 का पावर x, 0.30 का पावर y, नीचे k, और यहाँ पर है 0.20 का पावर x, और यहाँ पर है 0.10 का पावर है y। सर ये दोनों खत्म हो जाएगा सर, ठीक है, यहां से सर ये पूरा पूरी खत्म, मतलब सर इधर 1 बचा, इधर बचा 0.30 अपॉन में 0.10 का होल पावर y। देखो दोनों पास डबल ही डिजिट के पास पॉइंट है, खत्म हो जाएगा, मतलब 1 बराबर हो जाएगा 3, और 3 का पावर y। अब यहां से समस्या खड़ा हो गया कि सर अब यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 1 को तो हम लोग 3 लिख ही नहीं सकते, इसका मतलब हम लोग गलत बनाए होंगे। यही सोच करके बच्चा छोड़ देता है, गिव अप कर देता है, और वो लोग छोड़ के चले जाता है। ऐसा सवाल जेई वगैरह सब में ज्यादा पूछने की चांसेस होता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का सवाल कभी सिचुएशन आ जाए, तो उस समय तुम लोग कभी भी फंसना मत, रुकना मत, इसको छोड़ के मत आना। आसान सवाल है, तुम इसको सॉल्व करके आ सकते हो, बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हो। कैसे करेंगे, अरे भाई जब भी तुम्हारे पास 1 रहे, कभी भी तुम्हारे पास 1 रहे भैया, तुम इसके साथ कुछ भी खेल सकते हो, कुछ भी खेल सकते हो। कैसे, तो अगर इस प्रकार का सिचुएशन में तुम कभी भी गंभीर हालात में बदलो, तुम्हें इतना तो पता नहीं कि हम लोग 3 लाना है, क्या लाना है 3, और 1 कभी भी आ जाए तो इसके जगह में तुम दुनिया का कुछ भी चीज पुट कर दो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 तुम लिख दो, इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 है और 3 का पावर y, 1 के बदले 3 लिखा, अरे भैया 3 के बदले 1 कैसे होगा, जब इसका पावर 0 कर दो। तो कभी 1 आ गया और उसको अगर कोई संख्या में लिखना है तो भैया तुरंत लिख देना और उसका पावर 0 कर देना, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी के पावर 0 होता है तो वो 1 ही बन जाता है। मतलब इसको इस प्रकार से लिख देंगे तो उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इस तरह से लिखते हैं तो यहां से हमारा कुछ कंक्लूजन निकल जाएगा और यहां से हम लोग को वैल्यू निकल जाएगा। तो कभी भी तुम लोगों को लाइफ में ऐसा सवाल कभी भी आए जहां पे 1 आ जाए और ऐसा सिचुएशन आ जाए कि उसके बदले कुछ लिखना हो, तो भैया तुम डर के मत वहां पे छोड़ के देना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा ऐसे सवालों को छोड़ करके चले जाता है। उन लोग को कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है, उन लोग खुद में सोचता है भाई हमसे अब तो ये बनेगा नहीं, क्या अटपटा सा सवाल दे दिया है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, निकलेगा ही नहीं, और उन लोग गिव अप करके आगे बढ़ जाता है।
एग्जामिनर तुम्हारा जो है ना थोड़ा IQ लेवल वो टेस्ट करना चाह रहा था, तुम कितना हद तक सोच सकते हो। तो अभी तुम्हें पता चल गया ना कि इसको सोचना कैसे है। तो एटलीस्ट तुम्हें सोचना कैसे है ये मैं बता दिया, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसे सवाल आएगा कभी गलती नहीं करोगे। तो बताओ वाई का वैल्यू तुम क्या लिखोगे? क्योंकि देखो 3 का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। कम से कम इन लोगों का बेस तो तुम सेम करवा दिया। सेम करा दिया तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू अब 0 हो जाएगा। तो मोस्ट जितना भी हम लोग को यहाँ पे स्टूडेंट होता है मोस्टली सब लोग इस सवाल को छोड़ करके चले जाते हैं, जो तुम लोग को छोड़ना आज के बाद नहीं है अगर ऐसा सवाल कभी आ जाता है। तो वाई बराबर क्या आ गया, हम लोग को 0 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो सर हम लोग को निकालना है एक्स। अब एक्स कैसे निकालोगे? अब सर एक्स निकालने के लिए गए तो वाई तो कहीं सेम मिला ही नहीं, और वाई से मिला नहीं तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो ऐसे सवालों को और अच्छे से तुम सॉल्व कर सकते हो। ऐसे सवालों को तुम बहुत बेहतरीन तरीका से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे सर? अब देखो यहां पे समस्या ये है कि देखो y का वैल्यू तो तुम्हें पता चल गया ना मेरे भाई, y का वैल्यू तुम्हें पता तो चल गया। ऑफ कोर्स सर। तो तुम्हें अगर y का वैल्यू पता चल गया तब तुम्हें x का ही वैल्यू तो तुम्हें निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना है तो तुम किसी का भी प्रयोग कर लो, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, किसी को भी आपस में तुम डिवाइड कर दो, किसी को भी तुम डिवाइड कर दो, तुम्हारा आसानी से निकल जाएगा। तुम्हारा आसानी से वो निकल जाएगा किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तुम कैसे निकालोगे? लेकिन ध्यान रखना कभी भी तुम इसको इसको डिवाइड फिर से दोबारा मत कर देना। अगर ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो बताओ ये भी खत्म हो जाएगा, तो तुम x बचेगा कहां से? फिर तो तुम्हारा y ही निकल जाएगा। हमें तो x को बचाना है ना। तो x को बचाना है तो ऐसे वाले टर्म्स को ले लो जहां से तुम्हारा x खत्म ना हो। किसको किसको कर दो? तो 1 और 3 को कर दो, चाहे 2 और 3 को डिवाइड कर दो। मतलब कि 2 और 4 को कर दो, चाहे 3 और 4 को डिवाइड कर दो। किसी भी दो टर्म को डिवाइड कर दो। अगर 2 और 3 को फिर से कर दोगे तो फिर तो यही कहानी हो जाएगा। फिर तो यही कहानी हो जाएगा। तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा उस चीज को। क्यों? क्योंकि ये तो एक्स वाला पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, तुम्हारा भी बचेगा कहाँ एक्स? तुम्हें तो एक्स बचाना है ना, एक्स तो निकालना है ना। तो हम लोग ये वाला को इसके साथ या फिर इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, जिससे हम लोग को एक्स खत्म नहीं होगा। तो आओ हम लोग समझते हैं कि अब हम लोग कैसे करेंगे। तो y बराबर तुम निकाल चुके हो, तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं किससे, इक्वेशन नंबर 4 से। तो हम लोग चाहो तो तुम इसको इसको भी डिवाइड कर सकते हो, चाहो तो तुम इसको और इसको डिवाइड कर दो। जो भी तुम्हें करना है सब कुछ तुम्हारे साथ पॉसिबल है। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को कर देते हैं डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 से। ओके, देखो क्या कहानी निकलता है। तो कहानी ये है कि सर इसमें लेफ्ट साइड क्या है, तो सर लेफ्ट साइड हम लोग को 5.07 इंटू सॉरी और हाँ इंटू 10⁻⁻5 और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में है 1.43 इंटू 10⁻⁻4। ओके, इज इक्वल टू के 0.20 का पावर x और यहाँ पर है 0.30 का पावर y और नीचे क्या है के 0.40 का पावर x और कितना हम लोग को 0.05 का पावर y। अब यहां से देखो तुम लोग को टेंशन ये नहीं है कि देखो एक्स वाई वाला भी नहीं कट रहा है, एक्स वाला भी नहीं कट रहा है, तो चलो हमें एक्स को कम से कम निकालना था ना। हाँ सर, यहां से कट क्या रहा है सर, कट रहा है हम लोग को ये वाला दोनों, ठीक है। और तुम यहां से क्या करोगे, तो अब हम लोग करेंगे यहां पर पुटिंग या फिर पुट या फिर चलो लिखी तो पूरा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो जैसे y का वैल्यू को पुट करोगे तो y वैल्यू कितना निकाल चुके हो, 0। देखो कितना करनामा हो जाएगा यहां से, करनामा ये हो जाएगा कि 5.07 इंटू 10⁻⁻5 था, नीचे है 1.43 इंटू 10⁻⁻4 है, इज इक्वल टू यहां पर कितना है, तो 0.20 का पावर x, नीचे कितना है 0.40 का पावर x। ओके, इज इक्वल्स टू मतलब इक्वल टू बोलते हैं। देखो यहां पर जैसे जीरो बैठाओगे, इस किसी का भी पावर 0 1, किसी का भी पावर 0 1, मतलब सर इधर ओवरऑल खत्म हो जाएगा हम लोग को, क्योंकि इधर हम लोग को मल्टीप्लाई होकर के कितना बच रहा है 1। तो 1 को तुम लिखो या ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या तुम्हारा सिर्फ एक्स बचा? क्या तुम्हारे पास सिर्फ एक्स बचा? वाई का झंझट ही खत्म हो गया। झंझट ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, y का वैल्यू जैसे इसमें पुट कर दिया, यहां पर भी 0, तो किसी का भी पावर 0 वो 1 हो जाता है, किसी का भी पावर 0 वो 1 हो जाएगा। तो यहां तुम्हारा 1 1 1 खत्म, 1 खत्म, 1 के तो खत्म ही हो गया। तो बचा क्या यहां पे, सिर्फ x वाले टर्म। एक बार कमेंट कर दो क्या यहां तक समझ में आया? हाँ बिल्कुल, y का मान पुट करेंगे। चलो
तो यहां तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना, और क्या। यहां देखो इसको लिख सकते हो 1/2, बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर x हो जाएगा। इधर देखो कहानी क्या होगा, इसको पॉइंट हटाओ, इसको पॉइंट हटाओ, तो ऊपर देखो क्या हो जाएगा 507 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, नीचे भी पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 1.43 इंटू 10⁻⁻4। यहां पर भी 2 डिजिट के बाद, यहां पर भी 2 डिजिट के बाद, तो दोनों आपस में कट के खत्म हो जाएगा। लिखो या ना लिखो, क्योंकि नीचे भी 100 ऊपर भी 100, दोनों खत्म हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनेगा। अब देखो तुम क्या कर सकते हो, इसको इसको तुम अब क्या कर सकते हो। तो सर अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो देखो 10 के पावर -4 से 10 के पावर -4 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 10 के पावर -1 बचेगा। मतलब सर इसको लिख सकते हैं कितना 507 इंटू 10 के पावर -1 और अपन में हो जाएगा 143 इतना। और इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 का पावर कितना है x। अब यहां से मुसीबतें हम लोग को स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। कैसे आखिर यहाँ पे काम किया जाए, यहाँ पे कैसे काम किया जाए जिससे हम लोग को ये वाला वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू अगर तुम निकालने जा रहे हो तो अब बताओ कैसे वैल्यू को निकालोगे, कैसे इसका वैल्यू को तुम निकालोगे। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसको नीचे बैठवाओगे तो यहाँ पे 10 चला जाएगा, मतलब सर हम लोग समझ रहे हैं कि ये हो जाएगा 507 और अपॉन में हो जाएगा कितना 1430 हो जाएगा। ओके सर, और यहाँ पर इज इक्वल टू 1/2 और इसका पावर हो जाएगा x। अब बता इन लोग को कितना से डिवाइड करोगे जिससे तुम्हारा कुछ कटेगा, कितना से तुम डिवाइड करोगे जिससे कुछ कटेगा, बताओ कितना से अब क्या करोगे जिससे तुम्हारा कुछ कुछ कट जाए, क्या करोगे जिससे तुम्हारा कुछ कट जाए। यहां से तो लफड़ा हो गया। हालांकि तुम लोग को जब एग्जाम में देगा तो इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं देगा, वो आसान ही देगा जिससे तुम्हारा कट जाए सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सर यहाँ पे कुछ हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा, तो कुछ हम लोग को काम करते हैं, कुछ हम लोग काम करते हैं। देखो इसको पलट देते हैं, इसको क्या करेंगे पलट देते हैं। जैसे इसको भी पलटोगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, ये हम लोग लिख देंगे 1430 और अपॉन में हो जाएगा 507 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 का पावर x। बिल्कुल एक साइड मत पलटना, एक साइड पलटोगे तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन दोनों साइड अगर पलट रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके हाँ सर। अब देखो इसको डिवाइड कर दो तो ये लगभग कितना कट रहा है, सो देख लो तुम लोग 500 दूनी 1000 और 5 दिया तो 1500, मतलब 1500 बहुत ज्यादा चला जाएगा, मतलब ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग जाएगा। कैसे तुम करके देख लो, अगर 507 को डिवाइड कर रहे हैं इससे 1430 को, तो देखो क्या हो जाएगा। अगर 3 का पहाड़ा से जाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैसे 7×21 चला जाएगा, 5×15, देखो ये बहुत ज्यादा चला गया। मतलब तुम कहीं कहीं 2 लिखोगे और 2 लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सर 1000 हो जाएगा, मतलब 1014, यही ना होगा 1014। यहां से डिवाइड करोगे तो यह हो जाएगा तुम्हारा 6 और यहाँ पे 2 में 1 चला जाएगा तो 1, यहां से चला जाएगा 3, इतना चला गया। जैसे तुम पॉइंट करोगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा, मतलब 30। अभी कितना 6 बार से जाओगे 6 × 5 30, तो 6 बार से करोगे तो फिर इतना आता है कि नहीं देखो। तो जब हम लोग 6 बार से यहाँ पे इंटू करेंगे तो कितना चला जाएगा 6 7 42। ओके, तो ये 42 पूरा हो जाएगा, फिर 6 × 5 30, मतलब कितना हो गया 30 42, मतलब 6 7 42, हाँ 30 42। और जैसे 7 करोगे 7 × 5 35, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब सर यहाँ पे हम लोग को आ गया 2.6, कितना आ गया 2.6, मतलब लगभग देखो ये 2.6 जा रहा है। मतलब सर इसको अप्रोक्सीमेटली मान के चलो ना 2, क्योंकि इसको सॉल्व भी तो करना है। 2.6 का मतलब उसको 3 लिख सकते थे, लेकिन 3 और 2 से तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। तो इसी चलते हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ पर 2 का पावर x है, ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ रहा है, ये दोनों को डिवाइड करने के बाद तो सर 2 ही आ रहा है। ये 2.6 भले जा रहा था, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिए 2 ही ले लिए। क्यों, क्योंकि हमें सॉल्व भी तो करना है ना, तो इसी चलते। अब यहां से क्या करेंगे सर, इतना आ गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1। बिल्कुल, तो 2 का पावर 1 है तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं आगे। कितना लिखोगे सर, 2 का पावर 1 है तो इसको हम लोग लिख देंगे x बराबर कितना 1। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग निकल जाएगा यहां से क्या चीज, x का बराबर 1 निकल जाएगा। या तो फिर अगर ऐसा करना चाहोते तो, और नहीं तो तुम देखो क्या करोगे। अगर इसका एग्जैक्टली अगर तुम्हें लिखना है तो देखो इस प्रकार से करोगे। कैसे करोगे देखो, अभी जब इसको डिवाइड कर रहे हो तुम्हारे पास क्या आ रहा है 2.6 आ रहा है, कितना आ रहा है 2.6। ठीक है सर, हम लोग को यहाँ पे आया कितना 2.6 आया, और आगे चलता जाएगा ना, इतना आ गया। अभी 6 से चल रहे हो तो यहाँ पे कितना आ गया 30 42। देखो इसको पूरा पूरी लिखना चाहो तो ये 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 में 4 तो 1 चला जाएगा, बाकी ये सब तो खत्म हो जाएगा 18, मतलब फिर यहाँ से आ जाएगा 0।
ओके, मतलब ये तो जाएगा नहीं, फिर यहाँ पे जीरो करना पड़ेगा, मतलब लगभग बहुत ज्यादा चल जाएगा, तो इसको लगभग 2.6 ही मान के चलना पड़ेगा। हाँ सर, इतना हम लोग को आया है, कितना आया, इतना, कितना बराबर 2 के पावर x बराबर। अब बताओ 2 का पावर कितना करेंगे जिससे हम लोग को 2.6 आए। तो देखो, जब हम लोग 2 का पहाड़ा चलते हैं तो 2 का पावर 1 बराबर 2 होता है, और 2 का पावर 2 जाते हैं तो ये हम लोग को कितना होता है, 4 होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अगर 2 का पावर लिखना चाहे और हम लोग को 2.6 है, मतलब सर हम लोग को 2 और 4 के बीच में कितना जाएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में लिखना पड़ेगा, मतलब लगभग हम लोग को कितना हो जाएगा सर, 2 का पावर जो होगा ना वो 1.5 जाएगा। कितना जाएगा, 1.5। तो हम लोग देखो वैल्यू अगर 2.6 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, 1.5, क्योंकि देखो 2 का पावर 1 करोगे तुम्हारा 2 ही होता है, 2 का पावर 2 अगर कर देते तो वो 4 बन जाता है। तो तुम्हें लिखना है 2.6 के बराबर, तो 2.6 बराबर किसके हो जाएगा, तो 2 का पावर 1.5 कर दोगे ना तो वो लगभग उसी के इक्वल देखने को मिलेगा, लगभग उसी के इक्वल देखने को मिलेगा। तो चलो यहां तक अगर तुम्हें समझ में आ गया तो यहाँ पे लिख लो 2 का पावर x, तो यहां से तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि x बराबर कितना आ गया, 1.5 आ गया। ओके, 1.5 आ गया, खत्म कहानी। या तो फिर इसी को लिखना चाहो तो 1/2 लिखोगे, खत्म। तो तुम्हारा देखो x बराबर भी आ गया, तो 1 पॉइंट में मत लिखो, इसको फ्रैक्शन में लिख दो। तो 1.5 को क्या लिखोगे, 1/2, 1/2 लिखोगे, 1/2। तो देखो ये सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका याद रखना, डायरेक्ट 2 मत मान लेना, ठीक है, मतलब 1 मत मान लेना, क्योंकि 1 से तो ज्यादा है ना और 2 से कम है, तो उसको लगभग 1.5 मान लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि ऑर्डर तो हम लोग को फ्रैक्शन में भी होता है। अच्छा अभी नहीं जाने हो ना, आगे पढ़ोगे। ऑर्डर हम लोग को नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन होता है, सब कुछ होता है, जीरो भी होता है। तो ये तो हम लोग को फ्रैक्शन में आया तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां से समझेंगे कि सर y का जो वैल्यू आया, मतलब x का वैल्यू वो कितना आया, 1.5, जिसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो लो x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। हालांकि जब तुम लोग का क्वेश्चन आएगा तो इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं देगा, वो कट ही जाएगा, क्योंकि वो जैक बोर्ड का लेवल रहेगा ना, ये जो क्वेश्चन है वो जेई लेवल का क्वेश्चन है। ओके, बट मेरा बस यहाँ पे ये था कि कॉन्सेप्ट सिखाना, कि देखो कॉन्सेप्ट क्या सिखाना था, कि कहने का मतलब था देखो एक तो ये डिवीजन वाला कहानी हो गया, कैसे इसको करेंगे, ऐसा सिचुएशन आ जाए तो। दूसरी बात, अच्छा ये चीज कराने का मेरे पीछे भी रीजन भी है, जो तुम्हारा 2024 का जो पेपर अभी दिखाएंगे ना, 2024 में ऐसा ही कैलकुलेशन फंसा रखा है, ऐसा ही कैलकुलेशन फंसा रखा है जहां पे तुम्हें सोचने की जरूरत पड़ता है, समझे। और दूसरी बात, जो 1 को लिखना था 3 का पावर, तो हम बताए कि अगर किसी भी चीज का अगर बेस सेम करना है और 1 है वहां पे तो लिख दो और उसके ऊपर खाली 0 लिख दो। तो ये वाला कहानी, दो कंसेप्ट यहां पे सिखाना था, इसीलिए ये क्वेश्चन हम करवाएं। बताओ यहाँ पे r बराबर लिखोगे तो क्या लिखोगे, अब हो जाएगा k कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर x है, तो मतलब ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा b का पावर हो जाएगा 0। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर लिखोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग को हो जाएगा कितना, 1/2 हो जाएगा, खत्म कहानी। बाकी तुम लोग को पूछ देगा क्या के का निकालने के लिए, के का निकालना था तुम लोग सीख चुके, वो तो अलग कहानी, हम से नहीं पूछोगे उसको सॉल्व कैसे करना है, सब कुछ तुम लोग कर ही लोगे बैठा करके। ओके, तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्या तुम लोगों को समझ में आया। खैर इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था सवाल कैलकुलेशन में, तो खैर कैलकुलेशन पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ, ठीक है, कि ऐसे कॉन्सेप्ट का सवाल अगर आएगा तुमसे छूटना नहीं चाहिए, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं यहाँ पे सिखाना है। अब एक लास्ट सवाल मैं कराने जा रहा हूँ जो जैक बोर्ड 2024 का है, वो सवाल कुछ इसी क्वेश्चंस के जैसा फंसाया हुआ है, कैलकुलेशन जैसे लास्ट में भी इसका कैलकुलेशन कर रहे थे ना, पावर वाला कहानी, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे पास सवाल पूछा गया था जैक बोर्ड 2024 में। तो क्या मैं आगे बढ़ूं, लास्ट सवाल कराऊंगे, उसके बाद हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चलो बहुत बढ़िया दीक्षा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट सवाल, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट सवाल है और ये प्रीवियस क्वेश्चन का है, ये 2024 में पूछ चुका है, जो कि मैक्सिमम बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं किया था। रीजन यही था कि सवाल ही ऐसा था कि उन लोग को लगा था भाई क्या हो गया, अरे ये नहीं यार, ये जो सवाल करवाए ना अभी, नहीं ये सवाल नहीं करवाए ना, हाँ तो क्या यही तो सवाल करवाए थे अभी। भाई साहब मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, भाई साहब मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। यही सवाल तुम्हारा जैक बोर्ड 2024 में पूछ चुका है, यही सवाल जो मैं करवाया हूं ना, यही हूँ बहू तुम्हें जैक बोर्ड 2024 पूछ चुका है। हे भगवान, हे भगवान, मतलब तुम समझ रहे हो, जैक बोर्ड 2024 में यही सवाल पूछ चुका है। तुम लोग जा करके पहले लिख लो क्वेश्चन में बगल में, जैक बोर्ड 2024 5 नंबर,
मुझे लगा कि ये तो मैं दूसरा सवाल करा रहा हूं, लेकिन नहीं, यही सवाल पूछा हुआ है, हु बहु सेम टू सेम, सेम टू सेम। मतलब समझ रहे हो, तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट हम सिखाना चाह रहे थे एक अलग क्वेश्चंस के माध्यम से, वो अलग क्वेश्चंस मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ा। मैं सोच रहा था ये क्वेश्चंस के अलग है, बट भाई यही तो जैक बोर्ड का सवाल है। अब सोचो क्या सवाल तुमसे पूछा था। हाँ, अरे नहीं, सबसे पहले वाला तो 2020 का सवाल था। शुरू वाला जो क्वेश्चन था ना, 2022 का सवाल था ना वो। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। वो 2022 का सवाल था, हाँ। जो सबसे पहले जो सवाल करवाए, ये वाला, अभी जस्ट इससे पहले रहे, जहां पे जैक बोर्ड 2022 लिख भी दिए, ठीक है। अभी जो सवाल करवाए थे ना, अभी जस्ट जो सवाल करवाए, अभी अभी अभी, जो 3 वाला जो लिख रहा था, वो 3 का पावर 0 वाला। हाँ, ये सवाल जो है जिसमें अभी बोल रहे थे कैलकुलेशन ये बहुत ज्यादा टफ है, यही सवाल पूछा है तुम्हारा जैक बोर्ड 24 में। जैक बोर्ड 24 में यही सवाल पूछा है। अब सोचो बच्चा कैसे बना पाता उन लोग को अगर ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अभी खैर जब मैं पूरा पढ़ाता हूँ ना मेन बैच, तो मेन बैचेस में मैं ऐसा सवाल पहले बहुत सारा करवा रखा हूँ, ठीक है। तो मुझे वही उन लोग का नोट से ही मैं पढ़ा रहा था ना अभी। तो वहां पे मैं देखा नहीं कि जैकबोर्ड 2024 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहा था कि हाँ इस कॉन्सेप्ट से बना है, तो वो क्वेश्चन करवाया। जब अभी मैं पीवाईक्यू में देख रहा था, तो अरे भाई यही इसको सवाल था तुम्हारा 2024 में। समझ रहे हो ना। तो ये सवाल को हमेशा अच्छा से देख लेना, यहाँ से कॉन्सेप्ट दो गो था। सबसे पहले कि जब पावर मैच ना करे तो उसको कैसे करेंगे, और दूसरा बात कि जब हम लोग को कहानी अलग हो जाए तो वहां पे फ्रैक्शन वाला कैसे करना है, वो ऑर्डर लिखने का तरीका तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। जो अभी बताया ना रेशियो कि 1.5 भी होता है, तो वो तुलना करके तुम्हें बताना होगा कि कैसे हम कहानी कर सकते हैं। ओके। 100 में 90% बच्चा इस सवाल को छोड़ चुका था, लेकिन कुछ उस लोगों को बिगड़ा नहीं। बिगड़ा इसलिए नहीं क्योंकि 7 सवाल था ना, 7 सवाल में 5 को बनाना था, तो 5 को बनाना था तो तुरंत बना लिया उसको, ठीक है। 2 सवाल को छोड़ दिया था, नहीं सॉरी 5 को सवाल होता था, 5 सवाल में 3 सवाल बनाना था, तो 3 सवाल इसको बना लिया था, दूसरा सवाल है इसको छोड़ दिया था, तो उन लोग को कुछ बिगड़ा नहीं था। बट कहने का मतलब ये है कि मान कर चलो 5 को सवाल है और पांचों पांचों वैसने ही है, जो इसको छोड़ना चाह रहे हो और दूसरा सवाल जो बनाना चाहोगे वो और डिफिकल्ट है। समझ रहे हो, हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो भाई एटलीस्ट ये वाला सीखे रहोगे तभी तो इसको अटेम्प्ट कर पाओगे ना। तो मेरा मकसद यही था तुम लोगों को सिखाना। तो खैर मैं खाना अभी तक खाया नहीं हूँ, तो मैं खाना वाना भी खा लेता हूँ। मैं तुम लोगों को फिर से एक बार क्लास लेना चाहता हूँ, एक बार कमेंट कर दो कि क्या तुम लोग आज दिन में फिर से एक क्लास लेना चाहते हो, क्योंकि मैं आज खत्म करना चाहता हूँ इस चैप्टर को, आज पूरा खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को। तो हम लोग के पास अब ज्यादा टॉपिक बचा नहीं है, अब हम लोग यहाँ तक एक्सपेरिमेंटल डाटा तक खत्म कर लिए हैं। अब हमारे पास मात्र 3 टॉपिक बचे हुए हैं, 3 टॉपिक्स। 3 टॉपिक में क्या क्या है। पहला, तो सबसे पहले जो हम लोग को बचा हुआ है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां पे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के बारे में हम लोग डेरिवेशन को सीखेंगे, कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। और हम लोग ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस, ये 2 टॉपिक बच गया। और तीसरा जो है वो आर्हेनियस। बस 3 ही टॉपिक है। हाँ आज ले लेंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि मैं घर से फिर जा रहा हूँ अपने स्टडी के लिए, ठीक है। तो स्टडी के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा ना हो, अगर वहाँ पे मैं व्यवस्था ना कर पाऊँ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ स्टडी के लिए, तो वहाँ पे अगर मुझे अवेलेबल ना हो इंटरनेट का, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आप सभी का लैब क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो मेरा काम था फिजिकल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाना, तो वो मैं कंप्लीट कर दिया अच्छे से। पहला चैप्टर समझा दिया, दूसरा चैप्टर समझा दिया, तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। अब रह गया आपके पास जो इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो लेक्चर्स है, 4 लेक्चर्स आप सभी का वहां पे अपलोड कर दिया हूं। उसको धीरे 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 कल से, जो मेरे पास अभी 3 दिन का भी छुट्टी रहेगा आप लोग का, ठीक है, क्योंकि मुझे जाने में 3 दिन लगता है, ठीक है, ट्रेन से। तो 3 दिन मुझे लगेगा वहां पे हॉस्टल तक पहुंचने में। तो 3 दिन आप सभी का छुट्टी रहेगा, जिसमें कोई क्लास नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई क्लास नहीं होगा। तो ये 3 दिन के दौरान आप लोग को जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो लेक्चर्स वहां पे अपलोड किए हैं, वो तीनों को अच्छे से तुम लोग कवर करोगे, उसका नोट्स पूरा प्रॉपर करोगे। उसका नोट्स भी हम पीडीएफ अवेलेबल करा दिया, ठीक है। हर एक क्वेश्चन सीख जाओगे उसमें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसा क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो आईयूपीएसी नेम का बात हो, चाहे वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ये निकालने की बात हो, चाहे वहां पे आइसोमेरिज्म का सवाल हो, ये सारा कुछ। बाकी उस चैप्टर का मैं आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा पूरा एनसीईआरटी बुक का, ओके। उसका एक सेशन अलग से ले लेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब मैं वहां पे जाऊंगा तो हो सकता है वहां पे इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, जहां पे मैं लैब क्लास ना ले सकूं। तो वहां पे आप सभी को जो क्लासेस मिलेगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। मैं जैसे आज
रिकॉर्ड करूंगा मान के चलो, तो आपको शाम होते होते आपको मिल जाएगा वो लेक्चर्स, ठीक है। और आपको तो मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं रिकॉर्डेड पढ़ाता हूँ चाहे लाइव पढ़ाता वैसा ही हूँ, समझाता वैसे ही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन को कितना हद तक लेकर चलना है, उसके बाद कौन सा हम लोग को एग्जाम्पल को देना है, कौन सा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाना है, तो ये मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। तो आप लोग को कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट होता है वो होता है फिजिकल में न्यूमेरिकल को अच्छा से समझाना, अप्रोच करने की तरीका सीखना, ठीक है। बाकी बात, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आपके पास अभी 1 मंथ का पूरा समय है। तो अगर यदि आप लोग चाहो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत बेहतरीन करना, तो आप सभी बच्चों के लिए ही, जैसे आपका मार्क्स में किसी तरह से कोई कटौती ना हो, तो आप लोग के लिए जो संकल्प बैच था, वो संकल्प बैच का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है उसमें, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आपको वीडियो वहां पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो जब अपना ऐप को खोलोगे, वहां पे बैचेस में जाओगे, तो वहां पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री संकल्प बैच, तो वो संकल्प बैच वाला है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, पूरा डिटेल में, पूरा डिटेल में, तो वहां पे सब कुछ दिया हुआ, ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स नहीं है। आप लोग हेलो एल्केन को पढ़ना स्टार्ट करना, एल्कोहल फिनॉल से चलना, अभी भी उन लोग के एल्कोहल फिनॉल इथर चैप्टर ही चल रहा है, ठीक है। तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हमेशा वहां पे मिलते जाएगा, तो वहां से भी ऑर्गेनिक चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री मैं समाप्त कर दे रहा हूं, ठीक है, टेंशन खत्म। बाकी जो आपके पास जो सेशन आएगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का आएगा। इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो कंप्लीट हो गया। बाकी मैं ये एक अलग सा सेशन मैं लूंगा, किसका, डी एंड एफ ब्लॉक का, जो बहुत ही मजेदार रहेगा, पूरा 2 घंटा 3 घंटा का जो भी लेक्चर्स होगा उसको मैं यहाँ पे शूट करके आप सभी को अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। जहां पे आपको डी एंड एफ ब्लॉक को पूरा 1 शॉट वीडियोस में कवर हो जाएगा वहां पे, तो वहां से आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको तो पूरा संकल्प बैच का पूरा अवेलेबल करा दिए, तो आप पढ़ना चाहो तो वहां से डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी जो फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको वीडियो मिलेगा, वो 1 शॉट वीडियो, जिस तरह से अभी रिवीजन करवा रहे हैं ना, ठीक उसी प्रकार से वहां पे रिवीजन भी रहेगा। तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं कि क्या हमारा क्रैश कोर्स खत्म हो गया, क्या हमारा क्रैश कोर्स का क्लास नहीं होगा, होगा। जिस प्रकार से आपका क्लास हो रहा है इसी प्रकार से आपका क्लास होगा। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, तो हॉस्टल जा रहा हूँ, तो वहां पे इंटरनेट का सुविधा नहीं हो पाएगा मान के चलो, तो वहां पे लैब क्लास सिर्फ नहीं हो पाएगा, तो वहां पे मैं रिकॉर्ड करूंगा। जिस प्रकार से आपका क्रैश कोर्स करवा रहा हूं इसी प्रकार से पूरा क्रैश कोर्स होगा और पूरा मैं कंप्लीट करूंगा, समझ रहे हो ना। तो आपको ये तो मिलेगा, मैं वो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं कि अगर आप लोग और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो, इच्छा अगर होगा कि नहीं मैं पूरे डिटेल में पढ़ना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं संकल्प बैच वाला भी वीडियो वहां पे अवेलेबल करा दिया हूं, तो उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर देना, अगर जो लोग जिज्ञासी हो। और नहीं तो जिसको क्रैश कोर्स से ही पढ़ना है, तो मैं तो क्रैश कोर्स करवाऊंगा ही। बस फॉर्मेट हो सकता है कि आपको लैब ना दिया जाए, मे बी लैब नहीं होगा तो मैं रिकॉर्डेड पूरा डेली वहां पे रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल करा दूंगा, इसके लिए बेफिक्र रहो, ठीक है। क्लियर यहां तक। तो वो हाँ, बायोमोलिक्यूल भी आप सभी को अवेलेबल करा दूंगा, टेंशन ना लो। अरे ये सब चीज आपको क्रैश कोर्स होगा, जितना भी चैप्टर बचा है सबका क्रैश कोर्स मिलेगा। बट मैं एक्स्ट्रा चीजें भी बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा चीजें आप सभी को बीच में अवेलेबल करा दे रहा हूँ, अलग बैचेस का। जो वो बैच था ना संकल्प बैच वगैरह इस सब वाला, जो फुल सिलेबस चल रहा था, तो वो चीज से अगर तुम पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक बेहतरीन तरीका से समझने के लिए और बेहतर तरीका से अगर चाहते हो, तो एक कॉन्सेप्ट को अभी से तुम कवर कर सकते हो, 1 महीना है तुम्हारे पास समय, ठीक है। तो उस चीज को एक्सेस दे दिया हूं आपको फ्री में, ठीक है। जो वहां का बैच था वो फ्री में एक्सेस दे दिया हूं। बाकी आपका क्रैश कोर्स तो चलता रहेगा। बस क्रैश कोर्स में बस एक चीज आपसे बोल रहा हूं कि देखो, लैब नहीं होगा तो इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है, मैं रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा, क्योंकि वहां पे इंटरनेट का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो अगर वहां पे हॉस्टल में सुविधा नहीं हो पाया, अगर मैं कर पाया तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि आपके पास टाइम कम है ना, तो टाइम कम है मान के चलो, मैं यही सब चीज में टाइम चला जाऊंगा, वो सारा कुछ व्यवस्था करे में, तो तब तक पता चलेगा आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इस चलते मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो, तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सभी को रिकॉर्ड करके वहां पे अवेलेबल करा दूंगा, इसके लिए बेफिक्र रहना, ठीक है। बस वहां पे कंपैरिजन मत करना कि सर रिकॉर्डेड दे रहे हैं, लैब करना था क्लास, ये चीज मत करना वहां पे, ठीक है। मुझ पे भरोसा रखो, मैं हर एक चीज परफेक्शन के साथ करा दूंगा तुम लोग को, ठीक है। बाकी पीवाईक्यू जितना है, पीवाईक्यू का पूरा वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ साथ में आप सभी को मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब मैं वहां पे चले जाऊंगा। मेरा कल ट्रेन है 5 को, तो कल तो मैं 7 तारीख को वहां पहुंच जाऊंगा, तो आपको 7 तारीख का शाम से फिर क्लास होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो रिकॉर्डेड के फॉर्म में मिले या फिर हो सकता है आपका लैब क्लास में हो, जैसे भी होगा, लेकिन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 7 तारीख से फिर आपका क्लास होगा, तो 3 दिन आपका छुट्टी रहेगा, 5 6 7, ओके। तो इसमें आपको पैनिक नहीं होना है। तो ये 3 दिन के दौरान आपको पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को पूरा खत्म कर देना है, जिससे आपका एक चैप्टर का पूरा बर्डन खत्म हो जाए। बाकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वहां पे एड ऑन कर दिए हैं संकल्प बैच का, उसको भी चाहो तो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर चाहो तो। ज्यादा लेक्चर्स नहीं है, तुम 1 महीना बहुत बेहतरीन कर लोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा मास्टर बन जाओगे, ठीक है। बाकी मैं क्रैश कोर्स तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ओके।
अच्छा, अंजलि बोल रही है कि मैं संकल्प बैच से ही हूँ। हाँ, तो बढ़िया बात है अंजलि। हाँ, हो रहा है अंजलि, उसमें तो धीरे-धीरे हो रहा है ना अंजलि, अभी तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर ही चल रहा है उसमें, ठीक है? यस सर, हम लोग रिकॉर्डेड भी डिसिप्लिन से देखेंगे, बिल्कुल लैब जैसा ही। हाँ, टेंशन ना लो दीक्षा, ठीक है? और मैं उस समय जब रिकॉर्ड करूँगा, मैं आप सभी को पूरा मोटिवेट करता रहूँगा, ठीक है? चुनौती देते रहूँगा, जिस तरह से मैं लैब में करता हुआ ना, उसी प्रकार से रिकॉर्डेड में भी करते रहूँगा। जैसे तुम लोग को दिमाग में टच हो कि हाँ भाई, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, ये सारा चीज़। तो ठीक है, आज हम फिर खाना-वाना खा करके फिर आप सभी को अपडेट अपडेट दे देता हूँ कि कब से आपका क्लास है, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली है कि अभी कितना बज रहा है? 10 ना? तो आप सभी का अगर क्लास होगा तो 1 या 2 बजे के बीच में। क्या आप सभी लोग 1 बजे तैयार हो? 1 बजे 1 बजे से क्लास? 1 बजे से क्लास। 1 या 2 बजे के आस-पास, ठीक है? हाँ, चलो ठीक है। मैं मैसेज कर दूँगा, ठीक है? मैसेज का रिप्लाई दे देना तुम लोग, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अवेलेबल हो कि नहीं हो, ठीक है? और नहीं तो लास्ट में फिर मैं यही करूँगा कि रिकॉर्ड कर दूँगा सारा कुछ, और रिकॉर्ड करके फिर आपको वीडियो वहाँ पे अवेलेबल करा दूँगा। उससे भी आप लोग समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? चलो ठीक है। क्योंकि आज मुझे पैकिंग भी करना है ना, तो पैकिंग करने में भी मेरा समय चला जाएगा, कुछ छूट ना जाए यहाँ पे, क्योंकि फिर मुझे बहुत दिनों के बाद आना है यहाँ पे वापस फिर, ठीक है? 5-6 महीनों के बाद। चलो ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद जी।